61 विसंगति। नाश्ता खत्म करने के बाद आर्यन तैयार हुआ और दरवाजे पर सुहानी को अनिच्छा से अलविदा कहकर निकल गया। उसी समय श्वेता भी बेला के साथ दरवाजे पर पहुंची। आर्यन को देखकर उसने अजीब तरह से अपना सिर झुका लिया। मिस्टर आर्यन, कल रात के लिए धन्यवाद। क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि मुझे मिस्टर आर्यन मत कहो? आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। ... माफ करना, मैं भूल गई। तो मुझे तुम्हें क्या कहना चाहिए? श्वेता ने घबराते हुए पूछा। मुझे क्या पता, जो मन करे वो कहो। आर्यन अवाक रह गया। और तुम लिफ्ट रोक रही हो? अरे माफ करना, माफ करना। आह! जल्दी से एक तरफ हटते हुए श्वेता का पैर मुड़ गया और वह आर्यन की बाहों में गिर पड़ी। आर्यन ने उसे स्थिर करते हुए थोड़ा हैरान हुआ। श्वेता सुहानी से कहीं ज्यादा समझदार लग रही थी, तो फिर उससे मिलते ही इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती थी? खैर, उसका वक्ष सच में बहुत बड़ा था। श्वेता कांप उठी, चुपके से आर्यन की ओर झांका, जिसका चेहरा भावशून्य था। जब उसने अपना संतुलन रिगेन किया तो आर्यन बेला के साथ निजी लिफ्ट में चला गया। उसने उसकी ओर दूसरी नजर भी नहीं डाली। श्वेता ने लिफ्ट के दरवाजे बंद होते देखे कुछ खोई खोई सी महसूस कर रही थी। ... मिस्टर आर्यन, क्या आप आज खुद गाड़ी चला रहे हैं? बेला ने आर्यन को फेरारी की चाबियां सौंपते हुए पूछा। हाँ, लाला को कुछ दिन की छुट्टी दे दो। नई कार अभी अभी आई थी और आर्यन अभी इसका आनंद लेना खत्म नहीं कर पाया था। जहां तक लाइब्रेरी में फेरारी चलाने का दिखावटीपन था, उसे दूसरों की राय की परवाह क्यों करनी चाहिए? ठीक है, मैंने पहले ही आपके लिए हर्मेस की बिक्री से संपर्क कर लिया है। वे बाद में सीधे उत्पाद ला रहे होंगे। धन्यवाद। आर्यन ने सिर हिलाया। अगर वह सीधे हर्मेस से संपर्क करता तो शायद वे उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन होटल के माध्यम से यह बहुत आसान था। आपका स्वागत है, मिस्टर आर्यन। बेला ने आर्यन को पार्किंग स्थल तक पहुंचाया। उसके जाने के बाद आर्यन ने थोड़ी देर सोचा जब उसने उसे जाते हुए देखा। ये कहना होगा, हालांकि प्रेसिडेंशियल स्वीट की कीमत लूटपाट जितनी ज्यादा थी, लेकिन सेवा के विवरण ने उसे कभी निराश नहीं किया। जब वह अपने नए घर में जाएगा तो कई पहलू शायद उतने आरामदायक नहीं होंगे जितने अब हैं। उसे पहले से ही इस बटलर जोर ड्राइवर वित्तीय टाइकून सेटअप की आदत हो रही थी। फेरारी में बैठकर गाड़ी शुरू करने से पहले आर्यन ने अपना फोन निकाला, सुहानी के साथ चैट ढूंढी और ट्रांसफर पर क्लिक किया। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आर्यन ने एक और संदेश भेजा, कार शुरू की और पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया। जानवर की दहाड़ भूमिगत पार्किंग में गूंज रही थी। ... खुले दरवाजे के बाहर श्वेता ने अपने चेहरे के भावों को ठीक किया और फिर स्वीट में चली गई। जब श्वेता ने निजी बटलर को आगे बढ़ते हुए देखा तो उसे पहले से ही कुछ अंदाजा हो गया था। इस क्षण व्यक्तिगत रूप से यह पुष्टि करते हुए कि आर्यन और सुहानी वास्तव में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहे थे, उसकी भावनाएं और भी जटिल हो गईं। इंसान अजीब प्राणी होते हैं। अगर वह एक पर्यटक की मानसिकता के साथ अंदर आई होती तो शायद वह सिर्फ प्रेसिडेंशियल स्वीट की विलासिता पर आश्चर्य करती और कुछ नहीं। लेकिन अब उसकी रोजमर्रा की साथी सुहानी यहां रह रही थी। तुलनात्मक रूप से जिस अच्छे कमरे में वह आज सुबह उठी थी, वह महत्वहीन लग रहा था। टोंटो, तुम यहाँ हो? श्वेता को अंदर आते देखकर सुहानी जल्दी से हंसते हुए दौड़ी और उसे गले लगा लिया। क्या तुमने नाश्ता किया? मेरे भाई ने इतना ज्यादा ऑर्डर किया, मैं इसे अकेले खत्म नहीं कर सकती। मेरी मदद करो। श्वेता कहना चाहती थी कि उसने पहले ही खा लिया है, लेकिन जैसे ही सुहानी उसे खाने की मेज पर खींच ले गई, उसने अपने शब्द निगल लिए। उसने सच में खा लिया था, अपने कमरे के साथ मिले नाश्ते के वाउचर का उपयोग करके, जो काफी अच्छा था, लेकिन सुहानी की मेज पर सजे उत्कृष्ट और महंगे भोजन की तुलना में उसने फिर से असमानता महसूस की। लॉबस्टर बेनेडिक्ट, फिश माव और सूखे स्कैलप का सूप, गोल्डन अबालोन दलिया, स्पेनिश भुना हुआ सुनहरा ब्रेड। प्रत्येक व्यंजन जिसे सुहानी ने उत्साहपूर्वक पेश किया, उसकी मुस्कान और भी फीकी पड़ती गई। विशेष रूप से आर्यन द्वारा निर्देशित और होटल के पश्चिमी शेफ द्वारा शीर्ष सामग्री के साथ तैयार किया गया, न केवल वह इनमें से अधिकांश व्यंजनों से अपरिचित थी, बल्कि उसने उन्हें चखा भी नहीं था। उसका मानना था कि आज से पहले सुहानी भी उनके बारे में नहीं जानती थी। स्वीट में प्रवेश करने के बाद से श्वेता ने जो असमानता महसूस की थी, वह इस क्षण और भी मजबूत हो गई। रन, क्या तुमने और आर्यन ने वह किया? खाने की मेज पर बैठते हुए श्वेता ने खुशहाल सुहानी को देखा और बिना पूछे नहीं रह सकी। बेशक, हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा भाई नाखुश हो। सुहानी ने कुछ भी नहीं छिपाया। तुम
सच में निर्णायक हो, तुम सिर्फ 2 बार मिले हो, है ना? श्वेता ने पहले ही अनुमान लगा लिया था, लेकिन सुहानी को ये स्वीकार करते हुए सुनकर वह अभी भी हैरान थी। सुहानी को अच्छी तरह से जानने के कारण वह ये भी जानती थी कि खुद के विपरीत रोमांस फिल्में देखना पसंद करने के बावजूद सुहानी का भी कोई वास्तविक अनुभव नहीं था। अगर वह होती तो चाहे उसे कोई लड़का कितना भी पसंद हो, वह इतनी जल्दी खुद को सौंप नहीं सकती थी। इससे उसे बहुत सस्ता महसूस होता। तो क्या मुझे खुशी महसूस हो रही है? सुहानी हंसी। अगर मुझे आदमी पसंद नहीं है तो 10 साल साथ रहने पर भी मैं उसके साथ सोना नहीं चाहूंगी। श्वेता अवाक थी। सोचने के बाद उसने कहा, क्या उसने तुम्हें कोई वादा किया? क्या तुम आधिकारिक तौर पर एक जोड़ा हो? ठीक है। उसने कहा कि वह मुझसे शादी नहीं करेगा। इसका जिक्र करते हुए सुहानी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई और उसने उदासी से कहा, क्या? श्वेता ने अविश्वसनीय रूप से पूछा, तुम मुझे बता रही हो कि उसने पहले ही कह दिया है कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा है और तुमने फिर भी उसे अपना कीमती पहला अनुभव दे दिया? ओह, भले ही मेरा भाई मुझसे शादी नहीं करेगा, वह मेरा ख्याल रखेगा। क्या उसने कहा कि वह तुम्हें कितना देगा? ठीक ठीक नहीं, लेकिन निश्चित रूप से ये कम नहीं होगा, है ना? सुहानी ने अपनी ठुड्डी टिकाए और बस मुस्कुराए, मैं लालची नहीं हूं, सच में। मैंने गणना की कि अगर मुझे महीने में 20,000 मिलते हैं तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। इस तरह दैनिक खर्चों के अलावा मैं कभी कभी अच्छे कपड़े खरीद सकती हूँ और एक डिस्काउंट बैग प्राप्त कर सकती हूँ। सुहानी, क्या तुम पागल हो? जब सुहानी कल्पना कर रही थी तो श्वेता अब और नहीं सुन सकी। निराश होकर उसने कहा, क्या तुम शर्तों पर बातचीत नहीं करने वाली हो जब वह तुम्हें सबसे ज्यादा चाहता है, बजाय इसके कि अब तुम यहाँ अकेले बैठी कल्पना कर रही हो? क्या होगा अगर वह तुम्हें बीच मझधार में छोड़ दे? भाई उस तरह का इंसान नहीं है। सुहानी को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तुम रुको, मेरे भाई ने मुझे एक वीचैट भेजा। सुहानी ने बीच में टोकते हुए उत्सुकता से अपना फोन उठाया और फिर जम गई। जिज्ञासु श्वेता झुक गई और चैट स्क्रीन पर चमकते हुए ट्रांसफर देखे। कृपया स्वीकार करें, 1,00,000 रुपए। कृपया स्वीकार करें, 88,888 रुपए। बाद वाले ट्रांसफर में आर्यन का एक संदेश शामिल था, इसमें तुमसे मेरी अपेक्षाएं शामिल हैं। अध्याय 62, सुनहरा भाग्यशाली झोला। 1,88,000। श्वेता ने ये देखने के लिए बार बार देखा कि कहीं उसने संख्या गलत तो नहीं पढ़ ली। ये सच में 1,88,000 था, 18,000 नहीं। ये राशि देश के अधिकांश हिस्सों में दुल्हन की कीमत हो सकती है ना? श्वेता को मुश्किल से विश्वास हो रहा था। आर्यन इतना उदार हो रहा था। जरूर, सुहानी का ये पहला अनुभव था और वह बुरी हालत में नहीं थी। यहाँ तक कि काव्या जैसी सुंदरियों से भरी जगह में भी उसे विभाग की फूल माना जा सकता था, लेकिन अभी एक सेकंड पहले श्वेता को लगा था कि उसकी दोस्त इसके लायक नहीं है, लेकिन अब उसे लगा कि सुहानी वास्तव में इस कीमत के लायक नहीं थी। लगभग 2 लाख। अफवाहों के अनुसार इस कीमत में सकल के कुछ ठीक ठाक प्रसिद्ध उच्च वर्ग के लोगों का रखरखाव हो सकता है ना? श्वेता अवाक थी जबकि सुहानी खुशी से उछल रही थी। मुझे पता था कि भैया भी मुझे पसंद करते हैं। संख्या से ज्यादा सुहानी उस पल ज्यादा खुश थी यह जानकर कि इसका मतलब है कि आर्यन वास्तव में उसकी परवाह करता है। भले ही उसकी मानसिकता खुली थी, खुद को पेश करने की पहल करने का मतलब था कि अंदर से वह पूरी तरह से शांत नहीं रह सकती थी, लेकिन ये 2 लेनदेन उसके दिल की गहराई में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए पर्याप्त थे। हाँ, भले ही सुहानी ने इसे बहुत 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 सारा पैसा बताया, उसकी कल्पना के अनुसार 1,00,000 पहले से ही शीर्ष था। आर्यन के आखिरी संदेश को फिर से देखते हुए उन 5 अंकों में इशारा काफी स्पष्ट था। सुहानी इतनी समझदार लड़की होने के नाते स्वाभाविक रूप से आर्यन को निराश नहीं करेगी। सुहानी को परवाह नहीं थी कि श्वेता उसके ठीक बगल में है। उसने वॉयस मैसेज पर क्लिक किया और मीठी आवाज में कहा, मुझे पता है पापा। अंतिम 2 शब्दों में न केवल एक लंबा खिंचाव था बल्कि हाँफने का भी इशारा था जो पूरी भावना से भरा हुआ था। उसने अपनी लाइन परफॉर्मेंस क्लास में सीखी हुई पेशेवर जानकारी का पूरा इस्तेमाल किया, जिससे उसके बगल में बैठी श्वेता को गूज़बम्स आ गए। लेकिन वह सुहानी को बेशर्म होने का आरोप नहीं लगा सकती थी। यहाँ तक कि खुद के लिए भी इस क्षण वह शालीनता की परवाह नहीं कर सकती थी। टोंटोग, मैं आखिरकार अपनी ताओबाओ शॉपिंग कार्ट खाली कर सकती हूँ। आर्यन के संदेश का जवाब देने के बाद सुहानी ने भुगतान प्राप्त होने पर क्लिक किया और उत्साह से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को गले लगा लिया।
श्वेता ने देखा कि सुहानी का वीचेट बैलेंस 900 से कम से बढ़कर लगभग 1,90,000 हो गया। पहले की असमानता की भावना, जो केवल अस्पष्ट रूप से महसूस हुई थी, अब लगभग उसके शरीर को चीर रही थी। वह और सुहानी दोनों मध्यम वर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमि से थीं, लेकिन वास्तव में दूसरे वर्ष की छात्रा होने के नाते वे काफी मेहनती थीं और उनकी आय वास्तव में कम नहीं थी। जो लड़कियां पैसा कमाना चाहती हैं, उन्हें स्वाभाविक रूप से लड़कों की तुलना में कई क्षेत्रों में अधिक फायदे होते हैं। अगर वे सुंदर भी हों तो यह और भी आसान हो जाता है। महानगर में एक पार्ट टाइम शॉर्ट वीडियो कलाकार आमतौर पर प्रतिदिन 1,200 से 2,000 कमाता है। कार्यक्रमों के लिए मॉडल कम से कम 800 प्रतिदिन से शुरू होते हैं और सुहानी जैसी एस्कॉर्ट के लिए वह कम से कम 1,000 प्रतिदिन कमा सकती है। ये कुछ सीमाओं को ध्यान में रखते हुए है। एक महीने में भले ही वे केवल 5 या 6 दिन पार्ट टाइम काम करें, उनकी आय पहले से ही कई साधारण श्रमिकों से अधिक हो जाती है। लेकिन उनके बड़े खर्च भी थे। हर महीने सिर्फ मेकअप और स्किनकेयर पर औसतन 7 या 800 खर्च होते थे। ज़ारा जैसे ब्रांडों से कपड़े खरीदना, जिनकी एक निश्चित गुणवत्ता होती है, उन्हें प्रति माह कम से कम 2 या 3 नए टुकड़े खरीदने पड़ते थे, जिसमें रहने का खर्च शामिल नहीं था। इस बीच दोनों को ही लग्जरी सामानों पर शोध करना पसंद था। सुहानी वर्तमान में जो प्राडा बैग इस्तेमाल कर रही थी, वह उसने लगभग आधे साल तक बचत करके 10,000 युआन से ज्यादा खर्च करके खरीदा था। इसलिए दोनों के पास कोई बचत नहीं थी। हालांकि आर्थिक रूप से ज्यादा समझदार श्वेता सुहानी से थोड़ी बेहतर स्थिति में थी। सिर्फ एक दिन पहले श्वेता यहां तक कि सुहानी को कुछ पैसे उधार देने के बारे में भी हिचकिचा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी दोस्त का महीना मुश्किल से गुजरेगा। लेकिन ये बदलाव बहुत तेजी से आया। डिंग डोंग, घंटी अचानक बजी, जिससे श्वेता के विचारों में बाधा पड़ी। उसने उतनी ही हैरान सुहानी के साथ एक नज़र साझा की, जिसने खाने की मेज पर रखे वीडियो फोन को उठाया और कनेक्ट करने के लिए क्लिक किया। मिस सुहानी, माफ कीजिएगा, क्या अभी आपके लिए दरवाज़ा खोलना सुविधाजनक होगा? जरूर, कोई बात नहीं। निजी बटलर बेला को देखकर सुहानी ने जल्दी से सिर हिलाया और दरवाज़ा खोल दिया। फिर सुहानी और श्वेता की अवाक नजरों के सामने बेला 3 महिला परिचारकों और एक महिला के साथ अंदर चली गई, जिसके हाव भाव से सेल्स मैनेजर जैसा लग रहा था। उन तीनों परिचारकों में से प्रत्येक के हाथ में एक बिल्कुल नया हैंडबैग था, जिस पर प्रतिष्ठित क्लासिक कैरेज लोगो काफी आकर्षक था। मिस सुहानी, समय की कमी के कारण उनकी बुटीक में केवल ये 3 बैग ही बचे हैं। क्या आप देखना चाहेंगी कि क्या आपको कोई पसंद आता है? बेला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे दोनों लड़कियां अपने आश्चर्य से बाहर आईं। हेरमेस, हे भगवान, और यह सुपर क्लासिक केली सीरीज है, साथ ही ब्रिकिन। ये बैग, जो कई महिलाओं के लिए परम लालसा का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके ठीक सामने प्रस्तुत किए गए थे, जिससे 1,88,000 से भी ज्यादा झटका लगा। श्वेता को उम्मीद नहीं थी कि वे 2 लेनदेन सिर्फ शुरुआत थे। सुहानी ने चीख मारी और आगे बढ़ी, हर एक से अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। मिस्टर आर्यन ने कहा कि अगर आप सच में फैसला नहीं कर पाती हैं, तो आप उन सभी को रख सकती हैं। बेला ने एक सूक्ष्म मुस्कान दी, एक अनुस्मारक पेश करते हुए। वेब से जर्गनेट द्वारा संचालित इन अभिनेताओं ने सेट पर सह कलाकारों को किस करते समय अपना आपा खो दिया। मैट्रिक्स 5 के पास एक नया लेखक और निर्देशक है। ओह, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ भैया। सुहानी का उत्साह लगभग पागलपन की हद तक था और उसके बगल में बैठी श्वेता भी आपा खोने वाली थी। क्या सुहानी अपने पिछले जन्म में आकाशगंगा की रक्षक थी या क्या? क्यों? कल आर्यन को ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज शहर के केंद्र में होने के कारण उसने वास्तव में सुपरकार यात्रा के आश्चर्यों का अनुभव किया। 100% मुड़ने की दर का तो कहना ही क्या, लगभग कोई भी वाहन उसके 10 मीटर के भीतर नहीं आया, और लेन बदलना जितना आसान हो सकता था उतना आसान था। पहली बार उसने महसूस किया कि हर कोई काफी शालीनता से गाड़ी चला रहा था। उसे कुई झील के पास एक पार्किंग की जगह मिली। उसने अपना फोन उठाया और देखा, फिर बेला को ठीक है कहकर जवाब दिया। आर्यन कुछ हद तक हैरान था। उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि सुहानी अपनी सभी पसंदीदा चीजें रख सकती है, लेकिन अंत में उसने केवल एक ही चुना। हालांकि आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी, उसके कब रुकना है ये जानने के व्यवहार ने उसे यह छोटी लड़की और भी ज्यादा पसंद आए। डिंग, होस्ट ने सुहानी की इच्छा की पूर्ति का पता लगाया। यादृच्छिक इनाम जारी किया गया। होस्ट को प्राप्त हुआ प्लाक का सुनहरा भाग्यशाली झोला। प्लाक का सुनहरा भाग्यशाली झोला खोलने पर सोने की यादृच्छिक मात्रा देगा। सोना,
आर्यन को उम्मीद नहीं थी कि इनाम इतना सीधा होगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसने खोलने पर क्लिक किया। होस्ट को 3000 ग्राम सोना प्राप्त हुआ। 3 किलोग्राम सोना। आर्यन ने सोने की मौजूदा कीमत की जांच की, जो लगभग 700 रुपये प्रति ग्राम थी। नकद में 3 किलोग्राम सोना 2.1 मिलियन रुपये का होता है। स्थायी वस्तु उसकी कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली थी। ये देखते हुए कि उसने सुहानी पर सिर्फ 300,000 से थोड़ा ज्यादा खर्च किया, ये लगभग 7 गुना रिटर्न आश्चर्यजनक था। अध्याय 63 एक फोन कॉल से शुरू। बस सोना कहाँ था? आर्यन ने भ्रमित होकर चारों ओर देखा, फिर सिस्टम वेयरहाउस खोलकर झांका, लेकिन सोने का कोई निशान नहीं मिला। डिंग डोंग। उसी समय उसके फोन पर एक टेक्स्ट संदेश आया। आईसीआईसीआई आपके 1111 से समाप्त होने वाले कार्ड ने 10 जुलाई को 10:26 सफलतापूर्वक एक स्वर्ण खाता खोला। आईसीआईसीआई 10 जुलाई को 10:27 आपके वर्तमान स्वर्ण खाते में 3000 ग्राम सोना जमा किया गया। ... क्या ये सीधे बैंक चला गया? आर्यन ने उत्सुकता से बैंक ऐप खोला और जांच की, और निश्चित रूप से उसकी मूल बचत और निवेश खातों के अलावा अब एक स्वर्ण खाता था जो ग्राम में उसकी स्वर्ण होल्डिंग्स दिखा रहा था। इस पर विचार करते हुए आर्यन को इसमें गहराई से जाने में बहुत आलस आया और उसने एक कॉल किया। मिस्टर आर्यन, सुप्रभात, मैं आपकी कैसे सहायता कर सकती हूँ? कॉल कनेक्ट होने में कुछ समय लगा और फिर बैंक की समर्पित ग्राहक सेवा अधिकारी सुश्री विनंती की सुखद आवाज आए। उनकी आवाज में मुस्कान थी। बात यह है कि मैंने आपके बैंक से कुछ सोना खरीदा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो मैं पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा हूँ। कुछ देर बाद सुश्री विनंती की धैर्यपूर्ण व्याख्या के साथ आर्यन समझ गया कि इस स्वर्ण खाते का उपयोग कैसे करें। ये वास्तव में अल्पकालिक कीमती धातु निवेश का एक रूप था। उसने जो सोना खरीदा था उस पर ब्याज मिल सकता था और उसे कभी भी खरीदा या बेचा जा सकता था, लेकिन सोने की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ बदलती रहती थी, इसलिए नुकसान की संभावना थी। हालांकि सोने की कीमतों की समग्र बाजार प्रवृत्ति ऊपर की ओर होने पर विचार करते हुए इसे नकदी में बदलने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके अतिरिक्त खाते में मौजूद सोने को बैंक में भौतिक सोने के लिए भी बदला जा सकता था, जिसकी कुछ समय आवश्यकता हो सकती है। धन्यवाद, मुझे लगता है कि मैं समझ गया। मिस्टर आर्यन, मुझे खुशी है कि मैंने आपके सवालों का समाधान किया। क्या आज आप फ्री हैं? आपके विश्वास के लिए धन्यवाद के तौर पर मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सुश्री विनंती ने एक पल हिचकिचाया और फिर उम्मीद से पूछा। आर्यन जवाब देने ही वाला था कि सुश्री विनंती के विस्मयादिबोधक के साथ कॉल अचानक कट गया। चौंक कर आर्यन ने तुरंत वापस डायल किया, लेकिन बहुत देर तक कॉल नहीं लगा। जब वह दूसरे क्लाइंट मैनेजर बूढ़े लाला को कॉल करने में हिचकिचा रहा था, तभी सुश्री विनंती ने वापस कॉल किया। क्या आप ठीक हैं? आर्यन ने फोन उठाते ही पूछा। माफ करना, मैं ठीक हूँ। यहाँ सिग्नल शायद अच्छा नहीं है, मिस्टर आर्यन, कृपया जारी रखें। सुश्री विनंती की आवाज थोड़ी हांफती हुई थी। कुछ नहीं था, बस आपकी कॉल पहले अचानक कट गई थी और मुझे लगा कि आपको कुछ हो गया है। जब तक आप ठीक हैं। आर्यन हंसा, फिर मना कर दिया। आपके द्वारा उल्लिखित भोजन के लिए मैं इन दिनों काफी व्यस्त हूँ, बाद में इस बारे में बात करते हैं। ये पहली बार नहीं था जब सुश्री विनंती ने उससे भोजन पर आमंत्रित करने की पेशकश की थी, लेकिन आर्यन अभी नहीं जाना चाहता था। कुछ दिनों तक पढ़ने पर ध्यान केंद्रित करना पसंद कर रहा था। ठीक है तो, मिस्टर आर्यन, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक कभी भी मुझसे संपर्क करें। सुश्री विनंती स्पष्ट रूप से थोड़ी निराश थी। वह रुकी और कहा, वित्त के अलावा मुझे बीमा और रियल एस्टेट के बारे में भी थोड़ी जानकारी है। ओह, और मिस्टर आर्यन, मैं जापानी और कोरियाई में भी धारा प्रवाह हूँ। जब वह अंत तक पहुंची तो सुश्री विनंती थोड़ी शर्मिंदा हुई और उनकी आवाज धीमी हो गई। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जापानी और कोरियाई जैसे कौशल आर्यन के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकते हैं, तो वह उनका जिक्र क्यों कर रही थी? उन्हें नहीं पता था कि दूसरी तरफ आर्यन अचानक दिलचस्पी ले रहा था। ये भाषा कौशल काफी आकर्षक थे। हालांकि आर्यन ने इसे नहीं दिखाया और जब उसने उन्हें रियल एस्टेट का उल्लेख करते सुना तो वह उत्साहित हो गया। रियल एस्टेट की बात करें तो क्या आप महानगर के रियल एस्टेट बाजार से परिचित हैं? मैं अपेक्षाकृत परिचित हूं और मैं हाल ही में इस पर ध्यान दे रही हूं। सुश्री विनंती ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। मुझे शायद आपकी मदद की जरूरत है। मिस्टर आर्यन, कृपया आगे बढ़ें। सुश्री विनंती की आवाज खुशहाल हो गई।
बात यह है कि मुझे एक घर खरीदना है, लेकिन मेरे पास घूमने फिरने का समय नहीं है, इसलिए मैं आपकी सलाह लेना चाहता था। आर्यन को वह घर याद आया जो उसने नैना के लिए खरीदने का वादा किया था और अनुमान लगाया कि वे जल्द ही लौट आएंगे। अगर सुश्री विनंती इसे संभाल सकती हैं, तो इससे उसकी बहुत परेशानी बच जाएगी। आपका बजट क्या है, मिस्टर आर्यन, और इसका उपयोग किस लिए किया जाएगा? क्या आपके पास स्थान या लेआउट के लिए कोई विशेष आवश्यकताएं हैं? बजट के लिए लगभग 50 लाख पर्याप्त होना चाहिए। अगर संभव हो तो मैं शहर के केंद्र के पास एक नया सजा हुआ, रहने के लिए तैयार संपत्ति चाहता हूँ। लेआउट मायने नहीं रखता, कुछ आरामदायक अच्छा होगा। आर्यन ने सोचा और कहा, अगर 50 लाख पर्याप्त नहीं है तो मैं थोड़ा और जोड़ सकता हूँ। दूसरी तरफ सुश्री विनंती स्पष्ट रूप से हाँफ रही थी। महानगर हालांकि एक प्रांतीय राजधानी थी, लेकिन एक प्रथम स्तरीय शहर नहीं था। मुख्य शहरी क्षेत्र में औसत घर की कीमत 10,000 से थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए 50 लाख का बजट मध्यम से उच्च अंत समुदाय के लिए पर्याप्त था। जिस बात ने सुश्री विनंती को उत्साहित और घबराया दोनों किया, वही ये थी कि आर्यन ने उन्हें इतना महत्वपूर्ण काम सौंपा था। मिस्टर आर्यन, उपयुक्त समुदायों की भरमार होनी चाहिए। मैं आपके लिए एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग करूंगी और फिर आपकी समीक्षा के लिए आपकी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संपत्तियां भेजूंगी। वह ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 या 3 विकल्प पर्याप्त होंगे। अगर कुछ खास है तो बेझिझक आरक्षण करें और फिर मुझे देखने के लिए ले जाएं। मैं समझती हूँ, मैं ध्यान से चयन करूंगी, निश्चिंत रहें। सुश्री विनंती ने तुरंत उत्तर दिया। यह मेरे लिए जरूरी है, तो आपको कितना समय लग सकता है? ज्यादा देर नहीं, अगर मैं कुछ समय निकालूं तो मैं आपको कल तक संपत्तियां दिखा सकती हूँ। सुश्री विनंती ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है तो, लेकिन मैं केवल आपके काम के घंटों के बाद शाम को उपलब्ध हूँ, क्या ये ठीक रहेगा? मिस्टर आर्यन, मैं आपकी सेवा के लिए 24/7 यहाँ हूँ, इसलिए मेरे शेड्यूल की चिंता न करें। क्या मैं आपको कल संपर्क करूं? ठीक है, कल मिलते हैं। आर्यन ने जवाब दिया और कॉल काट दिया। उसने फिर से अपने खाते पर नजर डाली। आज सुहानी के बड़े खर्च के बाद उसका निजी नकद लगभग 20 लाख पर वापस आ गया था। 10 लाख की अछूत मूल राशि को छोड़कर आर्यन वास्तव में काफी गरीब था। इस तरह की गरीबी उसकी वर्तमान जीवन शैली के सापेक्ष थी, पहले की तुलना में अतुलनीय। दूसरी ओर नैना का इच्छा उपभोग सोना लगभग 60 लाख था, और उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी खुशी के क्षणों से कभी कभी प्रविष्टियां होती थीं, जिससे वह अब आर्यन से ज्यादा अमीर थी। शुक्र है, सोने के ये 20 लाख समय पर थे और आर्यन को फिलहाल बड़े खर्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ... कहीं और एक अधूरे अपार्टमेंट में सुश्री विनंती ने कॉल समाप्त करने के बाद गहरी सांस ली और अपने प्रेमी की ओर मुड़ी, जिसने कठोर अभिव्यक्ति धारण कर रखी थी, गुस्से से घूर रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अचानक मेरा फोन क्यों छीन लिया? क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक ग्राहक के साथ कॉल पर थी? अध्याय 64, एक नौकरानी के कौशल। मैं समझ सकती हूँ कि तुम काम कर रहे हो, लेकिन ग्राहक से बात करने के बाद तुम्हें उसे रात के खाने पर आमंत्रित करने की क्या जरूरत है? सुश्री विनंती के प्रेमी चरणजीत ने अपना गुस्सा दबाते हुए उनसे सवाल किया। और क्या हमने आज रात मेरे चाचा और चाची के साथ डिनर करने का वादा नहीं किया था? उन्होंने पहले ही रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। तुम्हें क्या पता? सुश्री विनंती भी उतनी ही गुस्से में थी। मिस्टर आर्यन सिर्फ कोई ग्राहक नहीं है, वह एक महत्वपूर्ण ग्राहक हैं जिनकी मैं व्यक्तिगत रूप से सेवा करती हूँ। उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मेरे काम की बुनियादी आवश्यकता है। हम तुम्हारे चाचा और चाची के साथ कभी भी डिनर कर सकते हैं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि मिस्टर आर्यन के साथ मीटिंग शेड्यूल करना कितना मुश्किल है? इसके अलावा उन्होंने अभी तक किसी भी बात के लिए हाँ नहीं कहा है। ... विनंती, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चरणजीत अविश्वसनीय लग रहा था। हमारी लगभग सगाई हो चुकी है, और तुम जानती हो कि मेरे चाचा और चाची के साथ मेरे कितने अच्छे संबंध हैं। आज तुम्हें मुश्किल से छुट्टी मिली है और तुम जानती हो कि वे तुमसे मिलने के लिए कितने उत्सुक हैं। अपने प्रेमी को ये कहते हुए सुनकर सुश्री विनंती के मन में थोड़ी ग्लानि हुई। वह झुकने ही वाली थी, लेकिन चरणजीत के अगले सवाल के बाद वह ग्लानि फिर से गायब हो गई। तुम हमेशा काम में व्यस्त रहती हो, कभी कभी मेरे संदेशों का जवाब भी नहीं देती हो, फिर भी तुम लगातार इस मिस्टर आर्यन पर नजर रखती हो, हर समय सुप्रभात और शुभ रात्रि कहती हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि मुझे कैसा लगता है? क्या तुमने मेरा फोन देखा? सुश्री विनंती ने ऊपर देखा, हैरान, उसकी आंखों में अविश्वास था।
चरणजीत की नजरें भटकीं, लेकिन उसने फिर भी हठपूर्वक जवाब दिया, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, मेरा तुम्हारा फोन देखने में क्या गलत है? इसके अलावा मुझे कुछ शक नहीं था, मैंने बस इत्तेफाक से देखा। बस। सुश्री विनंती ने अपनी आंखें बंद कर ली, अचानक अविश्वसनीय रूप से थका हुआ और थोड़ा अन्यायपूर्ण महसूस कर रही थी। वह और चरणजीत एक छोटे शहर के हाई स्कूल के सहपाठी थे और स्नातक होने के बाद वे एक ही विश्वविद्यालय गए। वे स्वाभाविक रूप से साथ आए, उनके डेटिंग के दौरान सभी ने उनकी प्रशंसा की। विशेष रूप से हाल ही में उनकी आगामी सगाई की खबर फैलने के बाद परिवार और दोस्तों से बधाइयां आईं। उस समय सुश्री विनंती ने यहां तक सोचा, शायद वह और चरणजीत वास्तव में स्कूल यूनिफॉर्म से वेडिंग ड्रेस तक शानदार परिवर्तन पूरा कर सकते हैं। लेकिन आज के झगड़े ने स्नातक होने के बाद पिछले 3 वर्षों से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को एक बार फिर से उनके सामने चीर-फाड़ कर रख दिया। दोनों सिर्फ साधारण कॉलेज स्नातक थे और आज की दुनिया में कोई भी सभ्य काम खोजना असंभव था। चरणजीत एक निजी कंपनी में नेटवर्क सुरक्षा इंजीनियर के रूप में काम करता था। उसे इंजीनियर कहना अच्छा लगता था, लेकिन 3,800 का मासिक वेतन अक्सर सुश्री विनंती को हैरान करता था। क्या वे यह नहीं कह रहे थे कि आईटी उद्योग में वेतन अधिक है? चरणजीत के लिए यह समाज का सबसे निचला स्तर क्यों बन गया? चरणजीत ने समझाया कि जैसे जैसे उसका अनुभव बढ़ेगा, उसका वेतन भी बढ़ेगा। लेकिन लगभग 3 साल बीत चुके थे और सुश्री विनंती को 5,500 और 3,800 के बीच ज्यादा अंतर नहीं दिखा। अपने प्रयासों से सुश्री विनंती एक बैंक में शामिल हुई, उन्हें एक ठीक-ठाक नौकरी मिली। 6 महीने पहले अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण उन्हें मार्केटिंग विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया और आर्यन ग्राहक प्रबंधक के रूप में उनके स्थानांतरण के बाद उनके पहले महत्वपूर्ण ग्राहक थे। बैंक के भीतर आर्यन के उच्च समग्र स्कोर थे और उनके वरिष्ठों को उनसे बहुत उम्मीदें थीं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आर्यन को अच्छी सेवा प्रदान करने से सीधे उनके प्रदर्शन मूल्यांकन पर असर पड़ेगा और वरिष्ठ ग्राहक प्रबंधक के रूप में उनकी संभावित पदोन्नति के लिए यह महत्वपूर्ण था। इसलिए वह मुश्किल से स्वीकार कर सकती थी कि जब वह अपने भविष्य के लिए प्रयास कर रही थी, तो चरणजीत उन्हें पीछे खींच रहा था। विनंती, मुझे माफ करना, मुझे तुम्हारा फोन नहीं देखना चाहिए था। अपनी प्रेमिका की परेशान अभिव्यक्ति को देखकर चरणजीत आखिरकार घबरा गया। मुझे ओवरटाइम काम पर वापस जाना होगा, घर देखने को टाल देते हैं। सुश्री विनंती ने अपने बगल में रखा कोच का पस उठाया और जाने के लिए मुड़ गईं। अरे तुम दोनों! इस बिंदु पर रियल एस्टेट एजेंट, जो चुपचाप दृश्य देख रहा था, मदद नहीं कर सका और बोल पड़ा, मुझे आपको याद दिलाना होगा, ये घर, भले ही इस स्थान पर एक पुनर्वास घर है, वास्तव में इसकी बहुत मांग है। अगर आप जल्द ही फैसला नहीं करते हैं, तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपको इतनी अच्छी कीमत पर ऐसा अच्छा घर मिलेगा। सुश्री विनंती रुकी, अभी भी अधूरे 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट को वापस देखा। 50 लाख में घर खरीदने का जिक्र करते समय आर्यन के लापरवाह लहजे को याद करते हुए वह अचानक हंस पड़ी। जैसे ही वह हंसी, आंसू बह निकले। फिर सुश्री विनंती मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गईं। विनंती, विनंती! घबराया हुआ चरणजीत जल्दी से उसके पीछे भागा। दोपहर में आर्यन को लाइब्रेरी के ऊपर एक कॉफी बार में ब्रेक लेते समय सुहानी का वीडियो कॉल आया। उसने एक पल सोचा और छत पर चला गया। भैया! निश्चित रूप से जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, सुहानी की शरारती आवाज आई। अगर कोई उसके बगल में होता तो आर्यन निश्चित रूप से मौके पर ही शर्म से मर जाता। वैसे भी भैया कौन कहता है? क्या मैं तुम्हें परेशान कर रही हूं? शायद आर्यन की अस्वाभाविक अभिव्यक्ति को देखकर सुहानी ने जल्दी से सावधानी से पूछा। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। हे भैया, जल्दी से देखो, क्या ये बैग बहुत प्यारा नहीं है? सुहानी ने फोन को थोड़ा पीछे किया, आर्यन को मिल्क शेक व्हाइट ब्रिकिन बैग दिखाया जो उसने अपने कंधे पर पहना था। मुझे ये रंग बहुत पसंद है, यह मेरी त्वचा से भी ज्यादा सफेद लगता है। सच में? आर्यन हंसा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सफेद अभी भी ज्यादा क्रीमी है? शरारती! सुहानी ने मुस्कुराते हुए अपना होंठ काटा, अपनी गर्दन को खींचा। ठीक है, भैया कब दूध पीने वापस आएंगे? बिल्कुल प्राकृतिक। मुझे आज देर हो सकती है। प्रलोभन के बावजूद आर्यन ने सिर हिला दिया। सुबह बहुत समय बर्बाद करने के बाद उसे निश्चित रूप से अपनी पढ़ने की प्रगति को पूरा करने के लिए शाम तक रुकना होगा। सुहानी निराश लग रही थी, बोलना चाहती थी लेकिन हिचकिचा रही थी। क्या बात है? दरअसल भैया, मुझे शायद आज रात टोंटो के साथ स्कूल वापस जाना होगा।
मेरी कल सुबह फाइनल परीक्षा है और मुझे डर है कि मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। सुहानी ने हिचकिचाते हुए जिक्र किया, फिर जल्दी से कहा, लेकिन मैं कल अपनी परीक्षा के ठीक बाद भैया से मिलने आऊंगी, ठीक है। आर्यन चौंक गया और फिर याद आया कि यह अवधि वास्तव में कई विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा का समय था, केवल काव्या विश्वविद्यालय को पहले छुट्टी मिली थी। क्या तुम्हारी कल परीक्षाएं खत्म हो रही हैं? वास्तव में नहीं, हमारा प्रदर्शन प्रमुख थोड़ा मुश्किल है, हमें 5 दिनों में सभी विषयों की परीक्षा देनी होती है। 5 दिन? आर्यन ने भौहें चढ़ाईं। भैया नाराज मत होइए, मैं वास्तव में आज रात आपके साथ रह सकती हूँ और सुबह जल्दी स्कूल जा सकती हूँ। आर्यन को भौहें चढ़ाते हुए देखकर सुहानी थोड़ी घबराई हुई लग रही थी और जल्दी से कहा, तुम क्या सोच रही हो? मैं इस पर क्यों नाराज होऊंगा? आर्यन ने असहाय होकर सिर हिला दिया। मेरा मतलब था कि तुम्हें खुद को थकाना नहीं चाहिए। तुम्हें कल मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, स्कूल में रहो और अपनी परीक्षाओं पर ध्यान दो। काव्या विश्वविद्यालय शहर के केंद्र में नहीं था और वहां आने जाने में कम से कम 1 घंटा लगता था। कुछ ही दिनों के लिए ये वास्तव में जरूरी नहीं था। सच में, हम बस थोड़ा रिचार्ज होने का मौका लो। अगली बार मुकाबले में मैं पीछे नहीं हटूंगा। हे, मुझे भी इसका इंतजार है। भैया के साथ मैं बहुत सारी चीजें आजमा सकती हूँ। जब यह विषय आया तो सुहानी आर्यन से भी ज्यादा उत्साहित लग रही थी। तुम इतनी छोटी हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा? आर्यन अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सका, उसने पूछा। इंटरनेट पर सब कुछ भरा पड़ा है। मैंने पहले भी इससे संबंधित बहुत सारी सामग्री देखी है। सच कहूं तो मैं शायद कई लड़कों से ज्यादा उत्सुक हूं। सुहानी ने खुले तौर पर अपने अनुभव साझा किए और अंत में शर्मीली होकर कहा, मुझे पहले किसी भी तरह की परेशानी पैदा करने से डर लगता था, इसलिए मैंने ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। अब अपने सभी कौशल के साथ मैं आखिरकार भैया पर खुलकर उनका अभ्यास कर सकती हूँ। छोटी लोमड़ी। खुश होकर आर्यन ने सुहानी के साथ थोड़ी देर और बातचीत की, फिर जल्दी से वीडियो काट दिया। आर्यन ने पिछली रात वास्तव में काफी अच्छा खाया था, इसलिए अगले सप्ताह शांत चिंतन में बिताना और गोल्डन हाउस से पुरस्कार अर्जित करना बिल्कुल सही था। आखिरकार $1 अरब की हवेली के बिना $1 मिलियन की स्पोर्ट्स कार का होना बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था। अध्याय 65 होमवर्क चेक। तुम लोग अपनी यात्रा पर एक विला में ठहर रहे हो। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ डिम्पल बालकनी पर खड़ी थी, पीछे बगीचा और फव्वारा धुंधला दिखाई दे रहा था। आर्यन मदद नहीं कर सका और मजाक किया, आवाज काफी अच्छा है। ये पहले ही दूसरे दिन की सुबह थी। मूल रूप से वे सिर्फ वीचैट पर सुबह की शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन किसी तरह वे नाश्ते की गुणवत्ता पर प्रतिस्पर्धा में पड़ गए और फिर डिम्पल ने वीडियो कॉल किया। सच कहूं तो कॉल का जवाब देने से पहले आर्यन थोड़ा घबराया हुआ महसूस कर रहा था। जन्मदिन की पार्टी में उनकी वास्तव में मुलाकात नहीं हुई थी, इसलिए स्नातक होने के बाद यह अनिवार्य रूप से उनकी पहली आमने सामने की बातचीत थी। ... हालांकि जैसे ही वीडियो कनेक्ट हुआ और उसने दूसरी तरफ का आश्चर्यजनक चेहरा देखा, चमक और मासूमियत का मिश्रण, आर्यन अचानक सहज महसूस करने लगा। स्नातक होने के बाद डिम्पल ने सादे कपड़े पहनना बंद कर दिया था और भी खूबसूरत हो गई थी, लेकिन आर्यन अब वही आर्यन नहीं था। अपनी मानसिकता के संदर्भ में ये दूसरी बार था जब उसने चीजों को स्वीकार किया था, हालांकि पहला दूसरों के साथ था और इस बार ये खुद के साथ था। यह उस ग्राहक द्वारा व्यवस्थित किया गया था जिसने प्रोफेसर वर्मा को एक मुकदमे के लिए काम पर रखा था, हैंग शहर में एक निजी संपत्ति। ये काफी सुंदर है। डिम्पल ने अपना फोन उठाकर उसे चारों ओर दिखाते हुए कहा। हालांकि वह प्रशंसा व्यक्त कर रही थी, आर्यन ने उसकी आवाज के पीछे एक उदासीनता का संकेत महसूस किया। जैसे जैसे आर्यन धीरे धीरे धन के मार्ग पर आगे बढ़ा, अपने अतीत के साथ उनकी बातचीत के विवरण को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखते हुए वह स्पष्ट रूप से जान गया कि डिम्पल की पारिवारिक पृष्ठभूमि कितनी अच्छी थी। संभवतः युवा मास्टर रवि के समान स्तर पर। इसलिए उनके रिश्ते के गर्म होने के साथ आर्यन वास्तव में थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था। वह वास्तव में डिम्पल की ओर आकर्षित था। आखिरकार वह नैना के बराबर एक महान सुंदरी थी, जिसमें सफेद चांदनी होने का अतिरिक्त आकर्षण था। यह एक असाधारण अनुभव होने वाला था, लेकिन वह ये भी बहुत अच्छी तरह से जानता था कि डिम्पल नैना से अलग थी। उसकी धन शक्ति डिम्पल के सामने अप्रभावी होगी, जिसका सैद्धांतिक रूप से मतलब था कि जब तक वह रोमांस को फिर से जगाने और शादी में कदम रखने का इरादा नहीं रखता, डिम्पल जैसी लड़की के साथ शामिल न होना ही बेहतर था। तेरी, मैं पहले से ही इतना अमीर हूं और फिर भी मैं अमूर्त भावनाओं से जकड़ा हुआ हूं। क्या मजाक है?
आर्यन ने इस बारे में स्पष्ट रूप से सोचा। हाल ही में ज्यादातर डिम्पल ने उससे संपर्क किया था और आर्यन ने अपना मन बना लिया था। वह डिम्पल के साथ 3 ना सिद्धांत अपनाएगा, कभी भी कुछ भी शुरू नहीं करेगा जब तक कि वह जोर न दे। लिविंग रूम में बैठकर पढ़ रही हैं, क्या वह सीनियर नैना है? जैसे ही डिम्पल मुड़ी, आर्यन ने नकली आश्चर्य से पूछा। वह वास्तव में पहले से ही जानता था कि डिम्पल और नैना एक कमरा साझा कर रही थी, लेकिन डिम्पल को यह नहीं पता था कि वे एक दूसरे को जानती हैं। आर्यन ने सोचा कि कुछ नींव रखने का समय आ गया है, अन्यथा ये बाद में एक छिपी हुई समस्या बन सकती है। चालू लड़का डिम्पल के साथ गड़बड़ न करने का दावा करने के बावजूद अवचेतन रूप से दीर्घकालिक योजनाएं बना रहा था, यहां तक कि साहपूर्वक अपने मन में एक विचार का मनोरंजन किया। अगर वह नैना और डिम्पल को अगल बगल खड़ा कर सकता तो उनके अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ संयुक्त प्रभाव बर्फ और आग का गीत जैसा होगा। हाँ, क्या वह एक महान सुंदरी नहीं है? डिम्पल हंसी, जानबूझकर कैमरे को नैना की ओर मोड़ दिया। मुझे लगता है कि मैं सीनियर को जानता हूँ। सच में? डिम्पल थोड़ी हैरान थी। हाँ, मुझे लगता है कि मैंने उसे पहले स्कूल में देखा था, बस यकीन नहीं है कि सीनियर नैना मुझे याद करती हैं या नहीं। आर्यन ने सोचा, तुम्हें क्या बताऊं, फोन सीनियर को पास करो, मुझे उसे नमस्ते कहने दो। ठीक है। डिम्पल ने ज्यादा नहीं सोचा, यहां तक कि उसे यह मजेदार भी लगा और वह नैना के पास दौड़ी। अभी भी कुछ हद तक हैरान नैना को कैमरे में ले आए। सीनियर नैना, आर्यन कहते हैं कि वह आपको जानते हैं। क्या आपको वह याद है? नैना को शुरू से ही पता था कि डिम्पल आर्यन के साथ वीडियो चैट कर रही है। वह पहले बस शांत होने का नाटक कर रही थी, कभी उम्मीद नहीं की थी कि आर्यन अचानक एक तेज गेंद फेंकेगा, जिससे वह थोड़ी अवाक रह गई। सीनियर नैना, क्या आपको याद नहीं? हमने एक साथ एक वैकल्पिक कक्षा ली थी। मुझे सोचने दो, ऐसा लगता था कि इसे फल की खेती का शरीर विज्ञान या ऐसा कुछ कहा जाता था। क्या काव्या विश्वविद्यालय में ऐसी कोई वैकल्पिक कक्षा है? जबकि आर्यन याद करने के लिए संघर्ष कर रहा था, डिम्पल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मुझे ऐसा लगता है। नैना के कान लाल हो गए, हकलाते हुए ठीक से जवाब नहीं दे पा रही थी। ठक ठक ठक, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। डिम्पल ने जीभ निकाली, आह कहते हुए खड़ी हुई और कहा, ये प्रोफेसर होनी चाहिए। मैं उसका संदेश का जवाब देना भूल गई। तुम दोनों पहले बात करो। ये कहकर डिम्पल ने फोन नैना के हाथ में रखा और जल्दी से लिविंग रूम से बाहर भाग गई। तुम कैसे? नैना, जिससे राहत मिली थी, को आर्यन को डांटने का मौका नहीं मिला, इससे पहले कि उसकी मुस्कान गायब हो जाए। सीनियर, अब सही समय है, मुझे आपका होमवर्क चेक करने दीजिए। उसके शब्दों पर नैना के चेहरे पर जो लाली कम हो गई थी, वह फिर से भड़क उठी। जल्दी करो, आर्यन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, धीरे से कहा। घबराकर नैना ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कैमरे को नीचे झुकाया, जल्दी से अपनी काली स्कर्ट उठाए। दृष्टि में उसकी गोरी सुडौल जांघों के दोनों ओर 2 सुरुचिपूर्ण अक्षर थे। बाईं ओर आर्यन था और दाईं ओर एक्सक्लूसिव। जैसे ही नैना ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, शर्म से पूरी तरह कांप रही थी, आर्यन के होंठ मुड़ गए। बुरा नहीं, मैं काफी संतुष्ट हूँ। नाश्ता खत्म करने के बाद, लेकिन लाइब्रेरी जाने से पहले बेला कई उपहार बक्से लिए हुए आर्यन को मिली। मिस्टर आर्यन, क्या ये उपहार आपको उपयुक्त लगते हैं? यह विचार सुश्री विनंती से आया था, जिन्होंने पिछली रात सोने से पहले उन्हें बताया था कि घर सुरक्षित कर लिया गया है, जिसमें एक वीडियो और उनके द्वारा संकलित एक विस्तृत परिचय भी शामिल था। आर्यन ने उनकी दक्षता की बहुत सराहना की। हालांकि वह तकनीकी रूप से उनकी विशेष ग्राहक प्रबंधक थी, उनकी सेवा करना स्वाभाविक था, लेकिन यह एक व्यक्तिगत मामला था और आर्यन इसे अनसुना नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने बेला से बदले में एक उपहार तैयार करने में मदद करने के लिए कहा और फिर सोचा, भविष्य में एहसान करने की जरूरत पड़ने पर कुछ और तैयार करना भी अच्छा होगा। बुल्गारी। आर्यन ने उपहार बैग पर लोगों पर नजर डाली, उत्सुकता से पूछा, क्या कुछ ₹1000 इस ब्रांड के लिए अपर्याप्त नहीं होंगे? बुल्गारी BVLGRI इटली का एक शीर्ष लग्जरी ब्रांड है और बेला के लिए उसका बजट 10,000 से कम था, जिसने उसे थोड़ा हैरान कर दिया। मैंने एक खुशबू उपहार बॉक्स चुना, जिसमें बुल्गारी के 4 नवीनतम परफ्यूम शामिल हैं, जो महिलाओं को उपहार देने के लिए एकदम सही हैं। कीमत की बात करें तो प्रत्येक उपहार बॉक्स लगभग 6,000 का है, इसलिए यह आपके बजट के भीतर है। बेला ने मुस्कुराते हुए समझाया, जबकि आर्यन को देखने के लिए बॉक्स खोला। बुरा नहीं। आर्यन ने इस पर नजर डाली, संतोष के साथ सिर हिलाया।
ये क्लासी था और ज्यादा महंगा भी नहीं, छोटा उपहार के रूप में बिल्कुल सही। 5 समान उपहार बैग ट्रंक में रखने के बाद आर्यन ने अपनी फेरारी 812 प्रांतीय पुस्तकालय के लिए चलाए। शाम ढलने तक आलसी जम्हाई लेते हुए आर्यन अपनी पढ़ने की मुद्रा से बाहर निकला, अपना फोन उठाया और सुश्री विनंती को एक संदेश भेजा। मैं हो गया, मुझे अपना स्थान भेजो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। अध्याय 66 स्वयं दबंग सीईओ। सुश्री विनंती ने जल्दी से जवाब दिया और आर्यन ने उनके द्वारा भेजे गए स्थान पर नजर डाली। ये पुस्तकालय से ज्यादा दूर नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं, आखिरकार प्रांतीय पुस्तकालय और काव्या विश्वविद्यालय दोनों ही कुई झील के बगल में स्थित थे। आर्यन ने विशेष रूप से सुश्री विनंती से शहर के केंद्र में एक घर खोजने के लिए कहा था। देखने से लग रहा था कि सुश्री विनंती पहले से ही पास में इंतजार कर रही थी। पुस्तकालय से निकलते ही आर्यन को सड़क के किनारे सार्वजनिक पार्किंग में अपनी फेरारी के चारों ओर कुछ लड़कियों को इकट्ठा देखकर आश्चर्य नहीं हुआ, जो तरह तरह की तस्वीरें ले रही थीं। पिछले कुछ दिनों में उसे इसकी आदत हो गई थी। महानगर में कुई झील हमेशा से सोशल मीडिया प्रभावितों के लिए एक हॉटस्पॉट रही है। ये तो सिर्फ वही था जो उसने देखा, कौन जानता है कि उसकी जानकारी के बिना कितने लोगों ने उसकी कार का इस्तेमाल तस्वीरों के लिए किया था। ... उसे तस्वीरों से कोई आपत्ति नहीं थी। आर्यन को बस कुछ बेशर्म प्रभावितों के अपनी कार पर बैठने से डर लगता था, जिससे वह वास्तव में असहज हो जाता था। उसका समाधान सरल था। उसने पार्किंग शुल्क वसूल रहे बूढ़े आदमी को 2 नोट खिसकाए और उससे अपनी कार पर नजर रखने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी काफी मेहनती था। उसने अपनी छोटी स्टूल भी कार के सामने रख दी और दिन भर पहरा दिया। आर्यन को 200 रुपये अच्छी तरह से खर्च हुए लगे। जैसे ही वह वाहन को अनलॉक करने के लिए आगे बढ़ा, तस्वीरें ले रही प्रभावितों ने आर्यन का सुंदर चेहरा देखा और सुखद आश्चर्यचकित दिखीं। अरे हैंडसम! लेकिन इससे पहले कि वे पास आ पाती, अनुभवी आर्यन ने पहले बात की। कार किराए पर ली है और मुझे एड्स है। खुश लड़कियां तुरंत डर के मारे पीछे हट गईं। आर्यन इस तरह खुद को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने कल एक अधिक विनम्र तरीका आजमाया और यह बिल्कुल काम नहीं किया। अगर आप फेरारी नहीं चलाते हैं और इतने हैंडसम नहीं हैं, तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि इन लड़कियों की कोई सीमा नहीं होती। आर्यन को संदेह था कि अगर वह उन्हें वहीं थप्पड़ भी मार देता तो वे हंसती, वाह आप बहुत अच्छे हैं, फिर से कीजिए। गरज। जैसे ही फेरारी गरजती हुई चली गई, लड़कियों को एहसास हुआ कि शायद उन्हें बेवकूफ बनाया गया था। आखिरकार आर्यन के शब्द जांच में टिक नहीं पाए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और वे केवल अफसोस में अपने पैर पटक सकती थीं। ... कुई झील से ज्यादा दूर 212 एवेन्यू पर सड़क के किनारे एक कॉफी शॉप के बाहर 2 लड़कियां कॉफी पकड़े इंतजार कर रही थीं। एक सुश्री विनंती थी और दूसरी सुनैना, एक रियल एस्टेट एजेंट और सुश्री विनंती की कॉलेज की सहपाठी। सुनैना मदद के लिए वहां थी। दोनों ने साथ में बैंकिंग योग्यता परीक्षा दी थी, लेकिन सुनैना पास नहीं हो पाई। बाद में वह रियल एस्टेट में चली गई। विनंती, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, सुनैना ने चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक हूँ, शायद कल रात मुझे नींद नहीं आई, सुश्री विनंती ने जबरदस्ती मुस्कुराया। तुम्हारा फिर से चरणजीत से झगड़ा नहीं हुआ, है ना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सुश्री विनंती की सबसे अच्छी दोस्त होने के नाते सुनैना ही उनकी सहेलियों में से एकमात्र ऐसी थी जो दोनों के बीच की असली स्थिति जानती थी। उसने भौहें चढ़ाईं, तुम्हारी जल्द ही सगाई होने वाली है और अभी भी इतनी सारी समस्याएं। ये सब चरणजीत की गलती नहीं है। मैं हाल ही में काम में बहुत व्यस्त रही हूं और शायद मैंने उसकी भावनाओं को नजरअंदाज किया है, सुश्री विनंती ने सिर हिलाया। तुम हमेशा ऐसा करती हो। तुमने घर के डाउन पेमेंट में भी मदद की और तुम्हारे परिवार ने दहेज के तौर पर सिर्फ कुछ हजार रुपये मांगे। उसे और क्या चाहिए? सुनैना को अपनी दोस्त के लिए गुस्सा आ रहा था। तुम्हारी शर्तों के साथ किसी अमीर को ढूंढना मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैं पैसे कमाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहूंगी, ये बातें कहने से कोई फायदा नहीं है, सुश्री विनंती हंसी। आज मीटिंग टालकर मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा स्वागत है। मुझे सच में उम्मीद है कि यह सौदा आसानी से हो जाएगा, नहीं तो मेरा मैनेजर मुझे मार डालेगा। सुनैना ने फुफकारा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि जब मैंने छुट्टी के लिए पूछा तो मेरे बॉस का चेहरा कैसा था। उन्होंने मेरा बहाना नहीं माना, सोचा कि मैं बस मीटिंग में नहीं जाना चाहती। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों की वो मीटिंगें होती हैं या नहीं। तुम तो अक्सर उन्हें छोड़ देती थी, है ना? सुश्री विनंती ने हैरान होकर पूछा। वह पहले था, इस साल बाजार खराब है, मैंने पूरे महीने एक भी सौदा नहीं किया।
सुनैना ने आह भरी। हालांकि हमारी कंपनी महानगर में अग्रणी है, फिर भी हम संघर्ष कर रहे हैं। हमने हाल ही में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है और आगामी समारोह के लिए हैंड शहर से एक शीर्ष प्रभावशाली व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं। मैं उसी में व्यस्त हूँ। कौन बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति? हुआ सुई सुई, जानती हो उसे? ओह, उसे? बेशक मैं उसे जानती हूँ। बस यकीन नहीं है कि वह असल जिंदगी में उतनी ही सुंदर है जितनी वह टिकटॉक पर दिखती है। मैं भी उत्सुक हूँ। मैं तुम्हारे लिए कुछ तस्वीरें चुपके से ले आऊंगी। हे। सुनैना ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी चिंताएं वापस आ गईं। विनंती, क्या ये ग्राहक भरोसेमंद है? अगर मैंने जल्द ही कोई सौदा नहीं किया तो महीने के अंत तक मैं मिट्टी खा रही होऊंगी। बेशक, मिस्टर आर्यन के पास सिर्फ हमारे बैंक में ही 10 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति है। मुझे उसकी वित्तीय शक्ति पर संदेह नहीं है। तुमने कभी घर नहीं बेचा, इसलिए तुम नहीं समझती। सुनैना ने सिर हिलाया। ग्राहक जितना अमीर होता है उतना ही सावधान होता है। मेरे पास एक बार एक अमीर ग्राहक था, लेकिन फिर भी सौदा पूरा होने में महीनों लग गए। प्रयास और इनाम बिल्कुल मेल नहीं खाते थे। बस इसके बारे में सोचकर मुझे रोना आता है। यह सुनैना की बात सुनकर सुश्री विनंती को भी लगा कि शायद उन्होंने स्थिति को कम आंका है। आखिरकार वह वास्तव में आर्यन को नहीं जानती थी और सुनैना की बात में दम था। भले ही आर्यन लापरवाह लग रहे थे, लेकिन ये लाखों का मामला था और प्रक्रिया आसान नहीं हो सकती थी। चिंता मत करो ये, मैं इस सौदे को पूरा करने में तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। जैसे ही सुश्री विनंती ने फैसला किया, एक गरजने वाली आवाज जैसे किसी अजगर की दहाड़ ने सड़क भर दी, राहगीरों का ध्यान आकर्षित किया। सुनैना ने विस्मय से कहा, वाह, यह एक फेरारी है। तभी शानदार नीली सुपरकार उनके सामने स्थिर रूप से रुक गई। कार की खिड़की नीचे हुई और आर्यन ने दो लड़कियों के थोड़े चकित चेहरों के पीछे से अपना सिर बाहर निकाला, हाथ हिलाते हुए। नमस्ते प्रबंधक विनंती। ओह मिस्टर आर्यन, नमस्ते। सुश्री विनंती संभली जल्दी से। अभी भी भौचक की सुनैना को कोहनी मारी और मधुर आवाज में उनका अभिवादन किया। मैं आपको मिलवाती हूँ। यह मेरी कॉलेज की सहपाठी सुनैना है, या लोग रियल एस्टेट की सलाहकार, जिन्होंने मुझे ये संपत्तियां सुझाईं। नमस्ते मिस्टर आर्यन। 812 सुपरफास्ट की जबरदस्त उपस्थिति से चकित, कुछ घबराए हुई सुनैना ने आर्यन का अभिवादन किया। उसी समय उसने अंदर ही अंदर आश्चर्य किया। सुश्री विनंती जिस महत्वपूर्ण ग्राहक की बात कर रही थी, वह न केवल सुंदर था बल्कि फेरारी भी चलाता था। ये किसी प्रेम उपन्यास से सीधे निकला हुआ एक दबंग सीईओ जैसा था। नमस्ते। आर्यन ने दोनों लड़कियों को ऊपर से नीचे तक देखा। दोनों ने पेशेवर ओएल वर्दी पहनी थी, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि सुनैना ने काले स्टॉकिंग्स पहने थे जबकि सुश्री विनंती ने शेयर स्टॉकिंग्स पहने थे। पहली नजर में यह एक छाप छोड़ गया। बेशक लुक्स के मामले में सुनैना सुश्री विनंती के मुकाबले उतनी अच्छी नहीं थी। वह बस औसत दर्जे की सुंदर थी, जबकि सुश्री विनंती उनके बगल में असाधारण लग रही थी। परिचय के बाद आर्यन खुद को थोड़ी मुश्किल में पाया। प्रबंधक विनंती, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप दो होंगी, लेकिन मेरी कार में सिर्फ एक सीट है। अध्याय 67, दोहरा सुख। कोई बात नहीं मिस्टर आर्यन, हम जिस पड़ोस में जा रहे हैं वह पास ही है। आप आगे बढ़ें, छोटी ही और मैं टैक्सी पकड़ लेंगे। सुश्री विनंती ने जल्दी से हाथ हिलाया और कहा, ज्यादा दूर नहीं। आर्यन ने संक्षेप में सोचा, तुम दोनों काफी पतली दिखती हो, क्या तुम अंदर घुस सकती हो? आर्यन ने यात्री सीट की ओर इशारा किया। ... हम। जबकि सुश्री विनंती हिचकिचा रही थी, सुनैना आगे बढ़ी, कार का दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है, वैसे भी ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी करो विनंती, मैं पहले कभी फेरारी में नहीं बैठी। पहले अंदर बैठी सुनैना ने सुश्री विनंती को उकसाया और उन्हें आंख मारी। सुश्री विनंती असहाय थी और अंदर घुसने के लिए झुकी। मिस्टर आर्यन, ये कार कई मिलियन की होगी, है ना? सुनैना को सीट साझा करने में कोई असहजता महसूस नहीं हुई, बल्कि वह थोड़ी उत्साहित महसूस कर रही थी। आर्यन के शांत रवैये को देखकर उन्होंने साहपूर्वक पूछा, ये 10 मिलियन से थोड़ा ज्यादा की निकली? आर्यन ने लापरवाही से जवाब दिया। 10 मिलियन? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इससे न केवल सुनैना बल्कि सुश्री विनंती भी अवाक रह गईं। उन्होंने निश्चित रूप से फेरारी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, लेकिन वे कार विशेषज्ञ नहीं थी, इसलिए सुपरकार की कीमतों के बारे में उनकी समझ कई मिलियन की एक अस्पष्ट धारणा थी। और 10 मिलियन उनकी कल्पना से बिल्कुल परे था। सुश्री विनंती मदद नहीं कर सकी और आर्यन की ओर देखा, इस महत्वपूर्ण व्यक्तिगत ग्राहक की एक नई धारणा विकसित की।
उन्हें कारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वे संपत्ति आवंटन की अवधारणा को समझती थीं। 10 मिलियन से ज्यादा की कार, इसे खरीदने के लिए किस तरह की संपत्ति की आवश्यकता होगी? सुश्री विनंती को अचानक एहसास हुआ कि ज़ो हैंग में आर्यन की संपत्ति शायद हिमशैल का सिर्फ ऊपरी सिरा थी। जबकि सुश्री विनंती का दिमाग दौड़ रहा था, सुनैना ने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ वापस खींच लिया जो इंटीरियर को छूने वाला था, इसके बजाय सुश्री विनंती की कमर को जोर से दबाया। सुश्री विनंती मदद नहीं कर सकी और सुनैना पर आंखें घुमाई, शब्दों को मुंह से कहा, कितनी भी महंगी हो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, ज्यादा मत सोचो। मुझे पता है, लेकिन चूंकि वे इतनी महंगी कार चलाते हैं, इसलिए इस सौदे में असली क्षमता दिखती है। सुनैना ने सुश्री विनंती के कान में फुसफुसाया, एक छोटी मुट्ठी बनाकर दिखाया कि वह सिर्फ सौदा पूरा होने की उम्मीद देख रही थी। जैसे ही दोनों महिलाओं ने चुपचाप बातें की, आर्यन ने उनकी ओर देखा, जिससे नजरें हटाना मुश्किल हो गया। जबकि अंदर घुसने का सुझाव दिया गया था, क्षैतिज रूप से बैठना स्पष्ट रूप से अवास्तविक था, इसलिए वास्तविक स्थिति सुनैना द्वारा सुश्री विनंती को पकड़ने के साथ समाप्त हुई। दोनों ने समान शैली के पेशेवर स्कर्ट सूट पहने थे, टाइट स्कर्ट के साथ स्टॉकिंग्स, और सभी जानते हैं बैठने पर स्कर्ट पीछे खींच जाएगी। ऊपर बैठी सुश्री विनंती ठीक थी, हालांकि टाइट स्कर्ट ने मांस के रंग की स्टॉकिंग्स में लिपटी उनकी जांघ का एक हिस्सा दिखाया। नीचे बैठी सुनैना की स्कर्ट थोड़ी ज्यादा टाइट लग रही थी। सुश्री विनंती के वजन ने समायोजन को और मुश्किल बना दिया, जिससे उनकी स्टॉकिंग्स की शैली और भी ज्यादा दिख रही थी। इस बिंदु पर आर्यन ने पहली बार ध्यान दिया कि सुनैना की स्टॉकिंग्स टाइट्स नहीं बल्कि ज्यादा साहसी गाटर स्टॉकिंग्स थीं। पतली पट्टियां उसकी पीली त्वचा के विपरीत थीं, जिससे आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और नेत्रहीन रूप से आकर्षक प्रभाव पैदा हो रहा था। आर्यन ने मन ही मन जीभ दबाए। शुरू में सिर्फ असुविधा से बचने की कोशिश कर रहा था, उसने इस फोटोग्राफिक दृश्य का अनुमान नहीं लगाया था। हम सिर्फ इस मनभावन दृश्य के लिए ज्यादा भार का शुल्क लगने पर भी ये लायक होगा। मिस्टर आर्यन, आगे की ट्रैफिक लाइट के बाद सीधे 500 मीटर और चलिए। जैसे ही फेरारी शुरू हुई, सुश्री विनंती ने आर्यन को दिशाएं देने पर ध्यान केंद्रित किया, अजीबपन पर ध्यान नहीं दिया। इस बीच सुनैना, जो चुपके से आर्यन का निरीक्षण कर रही थी, ने देखा कि उसकी नजरें कभी कभी भटक जाती थीं। वह जानती थी कि उसकी वर्तमान बैठने की स्थिति बहुत उचित नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से समझ गई कि आर्यन कहाँ देख रहा था। सुनैना थोड़ी शर्माई, लेकिन उसने ध्यान न देने का नाटक किया। हालांकि अपने पैरों के थोड़े अलग होने के कारण गाटर की पट्टियां और भी ज्यादा कस गईं। लाल बत्ती के दौरान एक बस उनके ठीक बगल में रुक गई। शुरू में बस में बैठे पुरुष केवल फेरारी की कूलनेस की प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन खुली खिड़की से दो महिलाओं को एक साथ बैठे देखकर उनकी पहले से ही असंतुलित मानसिकता पूरी तरह से टूट गई। क्या आजकल अमीर लोग सच में इतने खुलेआम होते हैं? धत, ये तो कमाल का शो है। मैं भी शामिल होना चाहता हूँ। इस टाइकून को इसका दोहरा आनंद समझ में आता है। यूनिफॉर्म वाली स्टॉकिंग सराहनीय है। धत तेरी, मुझे तो एक गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही। क्या ये जानबूझकर सार्वजनिक संसाधनों की जमाखोरी नहीं है? कमीना थकान से मरने से भी नहीं डरता। शुरू में आर्यन ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने बस में किसी को तस्वीरें लेते देखा तो उसने भौहें चढ़ाईं और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। भविष्य में एंटी पीप फिल्म लगाना जरूरी लगता है। जब हरी बत्ती हुई तो आर्यन ने जल्दी से कार शुरू की। धीरे धीरे चल रही बस को छोड़कर सुश्री विनंती द्वारा निर्देशित लेन में मुड़ गया। मिस्टर आर्यन, अब हम हुई झील सुप्रीम नामक एक समुदाय में पहुंच गए हैं, जो महानगर के पहले रिंग के भीतर वर्तमान में बिक्री के लिए एकमात्र नई संपत्ति है, जिसे इसी साल डिलीवर किया गया है। इसे कम घनत्व वाले, उच्च गुणवत्ता वाले स्लैब टाइप हवेली के रूप में स्थापित किया गया है। जैसे ही फेरारी फव्वारा उद्यानों और उत्कृष्ट हरियाली वाले एक समुदाय के गेट से गुजरी, सुनैना ने सहजता से अपने पेशेवर मोड में स्विच किया, आर्यन को ईमानदारी से जगह के बारे में बताया। पार्किंग करते समय आर्यन ने समुदाय के बाहरी वातावरण को खुद ही देखा, जो उसे काफी सुखद लगा। मुख्य रूप से स्थान आर्यन की आवश्यकताओं के अनुरूप बिल्कुल सही था। यहाँ से काव्या विश्वविद्यालय तक पैदल चलने में सिर्फ 7 से 8 मिनट लगते हैं, जो नैना की स्कूली शिक्षा के लिए सुविधाजनक है। एक प्रारंभिक झुकाव बनने के बाद अब ये सिर्फ ये देखने की बात थी कि वह लेआउट और सजावट से संतुष्ट है या नहीं। हुई झील सुप्रीम फ्लैट टाइप लेआउट प्रदान करता है और आपके बजट के भीतर दो विकल्प हैं, एक 152 वर्ग मीटर का है और दूसरा 189 वर्ग मीटर का है। आप पहले कौन सा देखना चाहेंगे, मिस्टर आर्यन?
भूमिगत पार्किंग में पार्क करने के बाद और सुनैना ने समुदाय पर अपनी ब्रीफिंग समाप्त की, सुश्री विनंती ने इस बिंदु पर पूछा, चलिए सीधे 189 वर्ग मीटर वाला देखते हैं। आर्यन ने एक पल सोचा और कहा, इस समुदाय में औसत कीमत लगभग 27,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, जिससे 189 वर्ग मीटर का मॉडल 152 वर्ग मीटर वाले से लगभग 10 लाख ज्यादा महंगा है। आर्यन ने सोचा कि इस पर बचत करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिरकार मेरी छोटी मोमो खुद ही यह पैसा वापस कमा लेगी। ठीक है, इस तरफ कृपया। सुनैना ये सुनकर उत्साहित हो गई। हालांकि वह एक लंबी बातचीत के लिए तैयार थी, लेकिन आर्यन का पहले ज्यादा महंगा मॉडल देखने का फैसला निस्संदेह एक अच्छा संकेत था। 189 वर्ग मीटर कुई झील सुप्रीम में दूसरा सबसे बड़ा यूनिट टाइप है, जो बिल्डिंग नंबर 2 में स्थित है, जिसमें प्रत्येक 3 यूनिट के लिए 2 लिफ्ट हैं। बिल्डिंग नंबर 2 में कुल 18 मंजिलें हैं। जिस यूनिट को हम देख रहे हैं वह 7वीं मंजिल पर है, जिसमें मजबूत गोपनीयता और सुरक्षा सुविधाएं हैं। बिल्डिंग नंबर 2 की 7वीं मंजिल तक लिफ्ट लेने के बाद दोनों महिलाओं ने बिना रुके बारी बारी से अपना परिचय दिया जब तक वे अपार्टमेंट 703 तक नहीं पहुंच गईं। आर्यन ने एक दिलचस्प विवरण पर ध्यान दिया। सुनैना से उम्मीद की जा रही थी, आखिरकार यह उसका काम था। लेकिन सुश्री विनंती ने भी पूरे समय धारा प्रवाह बात की, एक बार भी अपने नोट्स पर नजर नहीं डाली, जिससे पता चलता है कि उन्होंने सभी विवरणों को बहुत पहले याद कर लिया था। ऐसे रवैये और क्षमता ने चुपचाप आर्यन के मन में उनके लिए थोड़ी प्रशंसा पैदा की। इससे आर्यन के विचार थोड़े भटकने लगे। हाल ही में ज्ञान के अपने गहन अधिग्रहण से लाभान्वित होकर आर्यन के दृष्टिकोण और दूरदृष्टि चुपचाप बदल रहे थे। वर्तमान में वह अनुमान लगा सकता था कि उसकी संपत्ति में लगातार वृद्धि के साथ उसे अंततः अपने लिए एक पेशेवर टीम इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी। सचिव, सहायक, ड्राइवर, डॉक्टर, वित्त अंगरक्षक, हाउसकीपर, वकील। एक परिष्कृत टाइकून बनने के लक्ष्य के साथ इनमें से किसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। सुश्री विनंती इस बिंदु पर एक सभ्य संभावित उम्मीदवार की तरह लग रही थी, जिनके साथ आगे बातचीत करना उचित था। अध्याय 68, अमीरों की दुनिया समझना मुश्किल है। ओह मिस्टर आर्यन, क्या हमें अंदर जाकर देखना चाहिए? सुश्री विनंती की कोमल आवाज ने आर्यन को वास्तविकता में वापस ला दिया। उसने एक खेदजनक मुस्कान दी। माफ करना प्रबंधक विनंती, मैं बस विचारों में खो गया था। चलिए अंदर चलते हैं। कृपया, इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बस छोटी विनंती या विनंती कह सकते हैं। सुश्री विनंती ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन को जूते के कवर सौंपते हुए जब वह उन्हें ढूंढ रही थी। ... आर्यन ने सिर हिलाया और जूते के कवर पहने, जबकि उनके पीछे की दोनों महिलाओं ने बस अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और स्टॉकिंग्स में लिपटे अपने छोटे पैरों से अंदर चली गईं। अपार्टमेंट में 4 बेडरूम, 2 लिविंग रूम, 3 बाथरूम का लेआउट है, जो उत्तर और दक्षिण की ओर है, जिसमें 2 बालकनी हैं। डेवलपर का नवीनीकरण के लिए डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रकृति के करीब है। माफ करना मिस्टर आर्यन, पहले विनंती को आपको समझाने दीजिए, मुझे एक कॉल लेना है। जैसे ही वे लिविंग रूम पहुंचे, एक फोन की तेज घंटी ने सुनैना की व्याख्या में बाधा डाली। माफी मांगने के बाद वह जल्दी से बालकनी पर कॉल का जवाब देने चली गई। आर्यन को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसी क्षण सुनैना को जाते हुए देखकर सुश्री विनंती ने धीरे से कहा, मिस्टर आर्यन, मुझे आपको कुछ समझाना है। हालांकि यह एक नया कॉम्प्लेक्स है, वास्तव में यहाँ बहुत कम उपयुक्त रहने के लिए तैयार यूनिट बचे हैं, और छोटी ई के साथ काम करने का फायदा यह है कि वह आपको सबसे उपयुक्त लिस्टिंग स्क्रीन करने और आपके लिए सर्वोत्तम छूट पर बातचीत करने में मदद कर सकती है। आर्यन उनकी आधी बात सुनकर ही उनकी चिंता समझ गया। चूंकि कुई झील प्रथम श्रेणी एक नया बेचा गया विकास था, सैद्धांतिक रूप से आर्यन सुनैना के माध्यम से जाए बिना सीधे बिक्री कार्यालय से भी खरीद सकता था। सुश्री विनंती स्पष्ट रूप से चिंतित थी कि वह गलती से सोच लेंगे कि उनके कोई व्यक्तिगत मकसद है, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से स्पष्ट किया, चिंता मत करो, मैं इतनी संकीर्ण मानसिकता वाली नहीं हूँ। इसके अलावा इस समाज में परिचितों के माध्यम से काम करवाना आसान है और आपकी मदद मिलना आश्वस्त करने वाला है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हम आपको निराश नहीं करेंगे। आर्यन का विश्वास सुनकर सुश्री विनंती स्पष्ट रूप से भावुक हो गईं, तुरंत कहा, मैं आपको पहले चारों ओर दिखाऊंगी ताकि आपको एक सामान्य एहसास हो सके। ठीक है। सुश्री विनंती की व्याख्या के बाद आर्यन ने हर जगह का दौरा किया। कुल मिलाकर आर्यन जो कुछ भी देखा उससे काफी संतुष्ट था। 189 वर्ग मीटर को बड़ा फ्लैट नहीं कहा जा सकता था, लेकिन ये पहले से ही विशाल था।
बस यही कि नैना, जिसे सामाजिक बाधाओं के कारण स्वाभाविक रूप से एकांत पसंद था, वह अकेली थी। अगर कोई और महिला होती तो आर्यन को चिंता होती कि क्या वह अकेले डर जाएगी। घर की समग्र सजावट शैली एक संगमरमर टोन प्राकृतिक शैली थी, जो शांत और शांत नैना से भी काफी मेल खाती थी। बेशक शैली इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर किसी को पसंद नहीं आता तो वे हमेशा इसे ध्वस्त करके फिर से बना सकते थे। पैसे होने के फायदे एक बार फिर सामने आए। जब तक दोनों ने लगभग चक्कर लगाना समाप्त किया, सुनैना वापस आ गई। सुश्री विनंती द्वारा अनदेखी की गई, लेकिन आर्यन द्वारा तुरंत पता लगा लिया गया। क्या तुम रो रही थी? आर्यन ने कुछ हैरान होकर पूछा। सुश्री विनंती ने यह सुनकर जल्दी से सुनैना की ओर देखा और वास्तव में उसकी आंखें लाल पाईं। छोटी, क्या हुआ? मैं ठीक हूं, सुनैना ने जबरदस्ती मुस्कुराया। क्या तुम्हारे पर्यवेक्षक ने तुम्हें फिर से परेशान किया? सुश्री विनंती ने भौहें चढ़ाईं। उसने कहा कि मुझे कल सुबह की मीटिंग में सार्वजनिक रूप से आत्म आलोचना करनी होगी और मैंने प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया, इसलिए इस महीने का भत्ता भी काट लिया जाएगा। नहीं पूछना ठीक था, लेकिन एक बार जब सुश्री विनंती ने पूछा तो सुनैना और ज्यादा देर तक रोक नहीं सकी। सिसकते हुए और हकलाते हुए अपनी कहानी सुनाई। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हारी विभाग में खराब प्रदर्शन करने वाली तुम अकेली नहीं हो, वह जानबूझकर तुम्हें निशाना बना रहा है। सुश्री विनंती ने गुस्से से पूछा, क्या इसलिए कि तुमने उस बार उसके साथ पीने से मना कर दिया था और अब वह? विनंती, रुको, मिस्टर आर्यन अभी भी यहाँ है। कुछ देर रोने के बाद सुनैना शांत हुई और शर्मिंदा होकर जल्दी से सुश्री विनंती को रोका। माफ करना मिस्टर आर्यन, हम। सुश्री विनंती को भी एहसास हुआ और उन्होंने जल्दी से आर्यन से माफी मांगी। कोई बात नहीं, आर्यन ने समझदारी से मुस्कुराया और उत्सुकता से सुनैना से पूछा, क्या आपका प्रदर्शन लक्ष्य बहुत ऊंचा है? ज्यादा ऊंचा नहीं, मुख्य रूप से यह है कि मैंने 2 महीने से ज्यादा समय से कोई सौदा नहीं किया है, इसलिए। सुनैना ने संक्षेप में समझाया, फिर जल्दी से अपने चेहरे के भाव बदले और फिर मुस्कुराए। मिस्टर आर्यन, क्या आपके पास इस अपार्टमेंट के बारे में कोई सवाल है? अगर नहीं तो हम आपको अगला दिखाने ले जा सकते हैं। दूसरे अपार्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आर्यन ने सिर हिलाया। सुनैना ने सोचा कि पिछली घटना ने आर्यन को विमुख कर दिया था और वह पीली पड़ गई। जल्दी से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आर्यन बस लापरवाही से मुस्कुराया। मुझे लगता है कि यह बहुत ठीक है, चलो इसी के साथ चलते हैं। आर्यन झंझट नहीं करना चाहता था। वैसे भी बजट तय होने के बाद बेहतर विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ज्यादा अंतर नहीं होगा। कम से कम इस अपार्टमेंट का स्थान इष्टतम था, जो पर्याप्त था। आर्यन के शब्द सुनकर सुश्री विनंती और सुनैना दोनों पल भर के लिए अवाक रह गईं। मिस्टर आर्यन, आपका मतलब? सुनैना, जिसे आखिरकार समझ में आया, ने जोर से सांस ली, लेकिन फिर भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकी। ठीक वैसा ही जैसा तुम सोच रही हो, मुझे यह अपार्टमेंट चाहिए। क्या हम अभी अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, सुनैना ने विस्मय से कहा और जल्दी से बार बार पूछा। एक अनुभवी सेल्सवुमन के रूप में सुनैना आमतौर पर इस तरह अपना आपा नहीं खोती थी। मुख्य कारण ये था कि उन्होंने पहले कभी आर्यन जितना निर्णायक खरीदार नहीं देखा था। कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करने से लेकर खरीदने का निर्णय लेने तक पूरी प्रक्रिया में आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगा। इतना समय तो उन लड़कियों को एक कपड़ा खरीदने के लिए भी पर्याप्त नहीं होता। आखिरकार ये 5 मिलियन से ज्यादा का उत्पाद था और आर्यन ने मुश्किल से कोई विवरण पूछा, सबसे महत्वपूर्ण कीमत पर भी मोलभाव नहीं किया। अगर उन्होंने ये सब खुद नहीं देखा होता तो सुनैना ने मान लिया होता कि ऐसा व्यक्ति जरूर मूर्ख होगा। मिस्टर आर्यन, बस पुष्टि करने के लिए, क्या आप पूरा भुगतान करने जा रहे हैं या? पूरा? ठीक है, ठीक है, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं बिक्री कार्यालय से संपर्क करके अनुबंध लाने और आपके लिए कागजी कार्रवाई संसाधित करने के लिए कहूंगी। सुनैना इतनी उत्साहित थी कि लगभग कूद पड़ी। जल्दी से अपना फोन निकाला और किनारे पर व्यस्त हो गई। इस समय सुश्री विनंती आखिरकार होश में आईं। हालांकि वह पूरी ईमानदारी से अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ये सौदा पूरा करने में मदद करना चाहती थी, लेकिन ये बहुत तेज लग रहा था, इतना तेज कि उन्हें सुरक्षित भी महसूस नहीं हो रहा था। मिस्टर आर्यन, क्या आप अन्य अपार्टमेंट नहीं देखना चाहते हैं और व्यापक रूप से तुलना नहीं करना चाहते हैं? शायद आपको थोड़ा और ध्यान से विचार करना चाहिए। अंत में सुश्री विनंती मदद नहीं कर सकी और सावधानीपूर्वक आर्यन को समझाने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, ये पैसे के बारे में नहीं है, बस इसी के साथ चलते हैं।
आर्यन के लापरवाह रवैये ने एक बार फिर सुश्री विनंती को चौंका दिया। उन्होंने मुंह खोला लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। शायद यही अमीरों की दुनिया है। अगर वह नहीं समझी तो ये सामान्य था। ये सोचकर कि वह और उसका प्रेमी शादी के अपार्टमेंट के लिए महीनों से तड़प रहे थे, कोई फैसला नहीं कर पा रहे थे, सुश्री विनंती की भावनाएं और भी जटिल हो गईं। इस समय काम के घंटे पहले ही खत्म हो चुके थे, लेकिन बिक्री में कोई छुट्टियां नहीं होती थीं। आधे घंटे बाद आर्यन ने अपना कार्ड स्वाइप किया, अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अगले दिन अपार्टमेंट पूरी तरह से उनका होने के लिए केवल आवास प्रशासन कार्यालय में पंजीकरण और हस्तांतरण करना पड़ा। बिक्री कार्यालय के लोगों को विदा करने के बाद तभी सुनैना का दिल पूरी तरह से शांत हुआ। उसने आर्यन की ओर देखा, जो बालकनी पर सुश्री विनंती से बातचीत कर रहा था, और मदद नहीं कर सकी और घबराकर अपना होंठ काट लिया। एक पल बाद सुनैना ने अपना मन बना लिया और पास आए सुश्री विनंती को पुकारा। अरे विनंती, मैं ड्रिंक खरीदना भूल गई, क्या तुम 2 कॉफी ला सकती हो? मुझे अभी भी मिस्टर आर्यन से इस अपार्टमेंट के बारे में कुछ विवरणों की पुष्टि करनी है, जिसमें कुछ समय लग सकता है। अध्याय 69, जरूरी है तो बस सूट। ठीक है मिस्टर आर्यन, आप क्या पीना चाहेंगे? सुश्री विनंती ने ज्यादा नहीं सोचा और सिर घुमाकर पूछा। बस मुझे सुपरमार्केट से एक बोतल पूर्वी पत्ती दिला दीजिए। हम अधिमानतः हरी चाय के स्वाद वाली। दरअसल आर्यन, जिसे कॉफी ज्यादा पसंद नहीं थी, ने लापरवाही से कहा, छोटी ही क्यों न हम सुपरमार्केट से कुछ ड्रिंक भी ले लें। कॉफी शॉप थोड़ी दूर है। ... ओह कम ऑन विनंती, मुझे बस थोड़ी कॉफी चाहिए प्लीज। ठीक है फिर। सुनैना के चंचल अनुरोध का सामना करते हुए सुश्री विनंती अनिच्छा से सहमत हुई। तुम दोनों बातें करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। सुश्री विनंती को जाते हुए देखकर आर्यन बालकनी के कांच के दरवाजे के पास गया और सुनैना को शरारती नजरों से देखा। विवरणों की पुष्टि? किस तरह के विवरण? जब सुनैना ने कॉफी चाहने पर जोर दिया तो आर्यन पहले ही समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सका कि सुनैना क्या योजना बना रही थी। आर्यन की कुछ शरारती नजरों से मिलते ही सुनैना का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक लालिमा जैसे चेरी किसी शाखा पर चढ़ रही हो, उसकी गर्दन से उसके गालों तक फैल गई। 5.3 मिलियन की समापन कीमत के साथ, यहां तक कि न्यूनतम 1.5% की दर पर भी डेवलपर से उसे मिलने वाला कमीशन 70,000 से ज्यादा होगा। सुनैना के लिए, जो 2 महीने से आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी, ये कमीशन का मतलब होगा कि उसे अगले कुछ महीनों तक चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सुनैना ने सबसे ज्यादा इसकी सराहना नहीं की। उसने ज्यादा महत्व दिया कि यह प्रदर्शन उसे कल सुबह की मीटिंग में अपने बॉस का दृढ़ता से सामना करने का आत्मविश्वास देगा। आर्यन को कैसे चुकाया जाए? दरअसल इस सवाल पर ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। आखिरकार वे सभी यहाँ वयस्क थे। एक लड़की जिसके साथ काम पर बुरा व्यवहार किया गया हो, अपनी दयनीय आकर्षण के अलावा और क्या दे सकती है? मिस्टर आर्यन, बेशक ये मेरे शरीर का विवरण है। सुनैना सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करने के बाद आर्यन के पास आए और अपनी सफेद शर्ट की टाई खोलते हुए उसकी आंखें नम और आकर्षक हो गईं। सुनैना की शक्ल सूरत ठीक ठाक थी, लेकिन उसने एक अच्छी काया बनाए रखी थी। काली स्टॉकिंग्स जोड़ सफेद शर्ट जोड़ पेंसिल स्कर्ट, तेज रोशनी में आकर्षण का एक स्पर्श जोड़ दिया। शायद ये देखकर कि आर्यन ने ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, सुनैना का हाथ उसकी शर्ट के बटन पर चला गया। थोड़ा कांपते हुए उसने उन्हें खोलना शुरू कर दिया। जब उसके गोरे कंधे भी दिख गए तो आर्यन आखिरकार उसके पास चला गया। फिर सुनैना की चौंकी हुई नजरों में उसने उसका कलाई पकड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। कपड़े उतारना बंद करो। मैं गंदी नहीं हूं मिस्टर आर्यन, मैं पहली बार ऐसा कुछ कर रही हूं। मैं सच में बस आपको शुद्ध रूप से धन्यवाद देना चाहती हूं, कोई और इरादा नहीं। स्पष्ट रूप से घबराई हुई सुनैना हकलाते हुए समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम नहीं समझी। आर्यन ने सिर हिलाया। मेरा मतलब था, इसे पहने रहो। मुझे तो बस तुम्हारा पहनावा चाहिए था। हम। सुनैना शुरू में भ्रमित थी, फिर समझी, पलकें झपकाईं और हंसी। तुम मर्द, सच में? शिकायत भरे लहजे में होने के बावजूद सुनैना आज्ञाकारी रूप से मुड़ी, दीवार पर हाथ टिकाए और अपना पिछला हिस्सा बाहर निकाला। थप्पड़। आर्यन ने सिर हिलाया और उसे एक थप्पड़ मारा। तुम अभी भी नहीं समझी? हम। सुनैना हैरान होकर पीछे मुड़ी। तुमने सुश्री विनंती से कॉफी मंगवाई, वह कितनी देर में वापस आ सकती है? 10-20 मिनट ज्यादा से ज्यादा। तुम्हें लगता है कि इतना समय काफी है? तो मुझे क्या करना चाहिए? सुनैना ने हैरान होकर पूछा।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस उसके लाल होठों को घूरता रहा। सुनैना समझ गई और आर्यन को उम्मीद थी कि वह भी चुप रहेगी। इसलिए सुनैना ने आर्यन को एक शरारती नजर दी, फिर घुटनों के बल बैठ गई, पहले खोली हुई टाई को दांतों से पकड़ा और अपने खाली हाथों से अपने बाल बांध लिए। जैसे ही सुनैना व्यस्त हो गई, आर्यन ने छत के पैटर्न को देखा। रेखाएं कोमल थीं, जैसे लहरदार पानी के खरपतवार। कारीगर का स्वाद अच्छा है। आर्यन ने चुपचाप एक सिगरेट जलाई, संतुष्टि भरी सांस छोड़ी। डॉट 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 धुंधली सी आर्यन को दरवाजे से कोई आवाज आती सुनाई दी। डॉट 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 लगभग 10 मिनट बाद सुश्री विनंती ने दस्तक दी और वापस अंदर चली गईं, ठीक उसी समय जब आर्यन सुनैना को समुदाय की संपत्ति तक पहुंच के बारे में कुछ विवरण समझाते हुए सुन रहा था। वैसे मिस्टर आर्यन, मैंने आपको एक पार्किंग की जगह भी दिलाई है, जो आमतौर पर शामिल नहीं होती है। सुनैना ने प्रशंसा की उम्मीद में मुस्कुराते हुए निष्कर्ष निकाला। धन्यवाद, मैं पार्किंग के बारे में पूछना भूल गया था। आप बहुत मेहनती हैं। आर्यन ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। यह मेरा कर्तव्य है। सुनैना ने अपने सूखे होंठ सिकोड़े, सुश्री विनंती को एक प्लास्टिक बैग पकड़े हुए देखने के लिए पीछे मुड़ी और मदद नहीं कर सकी और पूछा, अरे विनंती, क्या तुम्हें कोई कॉफी नहीं मिली? नहीं, वो कॉफी शॉप बंद थी। सुश्री विनंती मुस्कुराई, लेकिन मैंने सुपरमार्केट से बोतलबंद स्टारबक्स खरीदा, जो तुम्हें बहुत पसंद है। वाह विनंती, तुम सबसे अच्छी हो। प्यास से मरी सुनैना ने जल्दी से बोतलबंद कॉफी पकड़ी और हरी चाय आर्यन को दे दी। मिस्टर आर्यन, क्या आपकी बातें खत्म हो गईं? सुश्री विनंती ने तब पूछा। हाँ, लगभग, चलो चलते हैं। आर्यन सबसे पहले खड़ा हुआ, अंगड़ाई लेते हुए। मिस्टर आर्यन, मैं सुबह हाउसिंग ब्यूरो जाने से पहले आपसे फिर संपर्क करूंगा। 10 बजे कैसा रहेगा? सुनैना भी उठ खड़ी हुई। वह ठीक है। आर्यन ने सिर हिलाया, दरवाजे की ओर आगे बढ़ते हुए। अप्रत्याशित रूप से सुश्री विनंती को यह अजीब नहीं लगा कि उनकी चर्चा कितनी जल्दी समाप्त हो गई, बल्कि सुनैना के साथ हंसते मुस्कुराते हुए बाहर चली गईं, जबकि आर्यन ने उनकी ओर एक विचारमग्न नजर से देखा। भूमिगत पार्किंग में वापस सुनैना ने सबसे पहले अलविदा कहा। मिस्टर आर्यन, मैं पास में रहती हूँ, इसलिए विनंती के साथ नहीं घुसूंगी। अगर संभव हो तो क्या आप उसे छोड़ सकते हैं? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं बस टैक्सी पकड़ लूंगा। सुश्री विनंती ने जल्दी से हाथ हिलाकर मना कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मुझे तुमसे कुछ बातें पूछनी हैं। आर्यन को ये कहते सुनकर सुश्री विनंती को सिर हिलाना पड़ा। छोटी ही, 1 मिनट रुको। आर्यन ने हैरान सुनैना को रोका, फिर फेरारी 812C का ट्रंक खोला, एक उपहार बैग निकाला और उसे सौंप दिया। यह एक छोटी सी सराहना का प्रतीक है। बुल्गारी पैकेजिंग बैग पर लोगो देखकर सुनैना ने विस्मय से कहा और जल्दी से सिर हिलाया। नहीं मिस्टर आर्यन, ये बहुत महंगा है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। इसे ले लो, ये सिर्फ परफ्यूम है, ज्यादा कीमत नहीं है। आर्यन ने उसे एक अर्थपूर्ण नजर दी। इसके अलावा तुमने आज सच में बहुत मेहनत की। हर तरह से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। ठीक है फिर। सुनैना ने अनिच्छा से उपहार बैग स्वीकार किया, आर्यन को एक और नजर डाली और थोड़ा शर्माते हुए फुसफुसाया, मिस्टर आर्यन, अगर भविष्य में आपको कभी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे कभी भी कॉल करें। दोनों को अलविदा कहने के बाद सुनैना हल्के कदमों से लिफ्ट की ओर चली गई, जबकि आर्यन ने सुश्री विनंती को कार में बैठने के लिए बुलाया। एक बार जब सुश्री विनंती बैठ गईं, तो आर्यन ने कार शुरू की और लापरवाही से पूछा, क्या तुमने कुछ देखा? चटक। सुश्री विनंती का हाथ, जो अपनी सीट बेल्ट बांध रहा था, कांपा और सीट बेल्ट वापस उछल गई। उसने घबराकर अपना सिर घुमाया, आर्यन की गहरी नजरों से मिली। अध्याय 70, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। मिस्टर आर्यन, आप क्या कह रहे हैं? सुश्री विनंती ने जबरदस्ती मुस्कुराया, आर्यन के साथ आंखें मिलाने से थोड़ा बचते हुए। हालांकि सुश्री विनंती ने अभी इसे अच्छी तरह से छिपाया था, आर्यन, जिसे लंबे समय से संदेह था, थोड़ा जांच करने के बाद पुष्टि कर सका कि सुश्री विनंती ने वास्तव में इसे देखा था। हालांकि ये देखकर कि दूसरी पार्टी इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, आर्यन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस वाहन शुरू किया और पार्किंग स्थल से बाहर निकल गया। सुश्री विनंती ने चुपके से राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनका शरीर आराम से हुआ, आर्यन ने अचानक ब्रेक लगाया, चुपचाप उनकी ओर देखा। आर्यन, मिस्टर आर्यन। सुश्री विनंती का शरीर फिर से तन गया। हल्की नीली शर्ट सीट बेल्ट की रोक के तहत अपनी पर्याप्त ज्यामितीय गोलता दिखा रही थी। स्थान,
ओह, मुझे नहीं पता कि आपका घर कहाँ है, क्या आपको मुझे स्थान भेजने की जरूरत नहीं है? आर्यन ने बेबसी से कहा, आप किस बात से घबरा रही हैं? ओह, ओह, माफ करना, मैं भूल गई। सुश्री विनंती ने जल्दी से अपना फोन निकाला और आर्यन को अपना स्थान भेजा। जैसे ही फेरारी फिर से शुरू हुई, सुश्री विनंती, जिन्होंने अपनी धड़कन को थोड़ा शांत कर लिया था, ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित कर रहे आर्यन पर एक गुप्त नजर डाली, केवल शर्मिंदा महसूस करने के लिए। मैं क्या सोच रही थी? वास्तव में एक और चीज है जिसमें मैं आपको परेशानी देना चाहूंगा। सड़क पर स्थिर होने के बाद आर्यन ने बात की, कृपया आगे बढ़ें। इस समय तक सुश्री विनंती भी सामान्य हो गई थी और जल्दी से जवाब दिया, मेरे पास हाल ही में ज्यादा समय नहीं है, लेकिन इस घर में अभी भी कुछ फर्नीचर की जरूरत है। क्या मैं आपसे इसे व्यवस्थित करने में मदद करने के लिए कह सकता हूँ? आर्यन ने अपना अनुरोध किया, ये बहुत सटीक होने की जरूरत नहीं है, बस तुरंत अंदर जाने के लिए पर्याप्त है। उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। छोटी ही और उसकी रियल एस्टेट कंपनी के पास एक भागीदार फर्नीचर कंपनी है और डिजाइन मुफ्त है। सुश्री विनंती ने एक पल सोचा, लेकिन आर्यन ने उन्हें खत्म करने से पहले ही रोक दिया। मैं चाहूंगा कि आप इसे खुद मेरे लिए संभालें ताकि सुनैना को परेशानी न हो। यह है। सुश्री विनंती थोड़ी भ्रमित थी, ये समझ में नहीं आ रहा था कि आर्यन सुनैना को शामिल क्यों नहीं करना चाहते थे। लेकिन ये देखकर कि आर्यन समझाने का इरादा नहीं रखते हैं, वह केवल सहमत हो सकी। ठीक है, लेकिन मुझे डर है कि अगर मैं इसे खुद संभालती हूं तो यह आपकी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाएगा, मिस्टर आर्यन। दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है, मुझे आपके स्वाद पर भरोसा है। आर्यन मुस्कुराए, वास्तव में आप इसे अपनी महिलाओं की पसंद के अनुसार सजा सकती हैं। मैं इस घर में नहीं रह रहा हूं। ये सुनकर सुश्री विनंती ने आश्चर्य से आर्यन की ओर देखा। उसे एक वाक्य में बहुत सारी जानकारी थी जिससे उन्हें एक साथ पचाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मिस्टर आर्यन ने ये घर किसी को देने के लिए खरीदा है। और यह काफी स्पष्ट है कि दूसरा पक्ष महिला है और एक युवा महिला है। लेकिन अगर यह एक जोड़ा या जीवन साथी होता तो आर्यन खुद वहां रहने के लिए अनिच्छुक नहीं होते। कुछ सहजता से समझते हुए सुश्री विनंती ने आगे नहीं पूछा, बस थोड़ा सिर हिलाया, ठीक है मिस्टर आर्यन, मैं समझ गई। मैं थोड़ी जल्दी में हूं, इसलिए आपके पास शायद सिर्फ 2 से 3 दिन होंगे। हम आपके बैंकिंग उद्योग में छुट्टी लेना शायद मुश्किल है ना? आर्यन ने एक पल सोचा, अगर यह काम नहीं करता है तो क्या मुझे आपके प्रबंधक वांग से कुछ कहना चाहिए? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। सुश्री विनंती ने जल्दी से हाथ हिलाया, थोड़ा हिचकिचाए और फिर जल्दी से अपना फैसला किया, मेरे पास अभी भी 5 दिन की वार्षिक छुट्टी बची है। मैं बस वार्षिक छुट्टी ले सकती हूँ। तो मैं आपको परेशान करूंगा और मैं बाद में आपको मुआवजा दूंगा। मैं आपका समय मुफ्त में नहीं लूंगा। मिस्टर आर्यन, आप बहुत विनम्र हो रहे हैं। सुश्री विनंती ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, मुआवजे की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस उम्मीद करती हूँ कि आप भविष्य में हमारे बैंक के व्यवसाय का ज्यादा समर्थन करेंगे। उसमें कोई समस्या नहीं है। आर्यन तुरंत सहमत हो गए। जैसे ही दोनों ने बातचीत जारी रखी, विषय मुख्य रूप से वित्त, निवेश, प्रतिभूतियों आदि के इर्द गिर्द घूमते रहे, जो सुश्री विनंती की विशेषज्ञता के क्षेत्र थे, जिसमें वह बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, विस्तार से बोल रही थी और पूरे रास्ते हंस रही थी। सुश्री विनंती सुंदरता की मानक परिभाषा थी, विशेष रूप से आश्चर्यजनक नहीं, लेकिन उनकी आवाज वास्तव में सुखद थी और उनकी मुस्कान मधुर थी। ऐसी लड़की अगर टेलीमार्केटिंग में काम कर रही होती तो अनगिनत ग्राहकों को आकर्षित कर सकती थी। हम इस तरह की आवाज रिपोर्टिंग के काम के लिए भी उपयुक्त है। आर्यन इस संभावित वित्तीय सहायक से ज्यादा संतुष्ट थे। अपने बड़ों के समर्थन से आर्यन पहले ही वित्त से संबंधित कई किताबें पढ़ चुके थे और सुश्री विनंती के साथ काफी सहजता से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस प्रक्रिया का भी आनंद लिया जिससे उन्हें ज्ञान के अंतराल को भरने में मदद मिली। आर्यन के साथ बातचीत के दौरान सुश्री विनंती भी काफी हैरान थीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि आर्यन वित्त में नौसिखिया नहीं थे। इसके विपरीत आर्यन द्वारा कभी कभी फेंके जाने वाले कुछ पेशेवर शब्दों को भी जवाब देने से पहले उन्हें ध्यान से सोचने की जरूरत होती थी, इस डर से कि कोई गलती हो जाएगी और आर्यन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। हालांकि आर्यन कभी कभी कुछ अनुभवहीनता दिखाते थे, लेकिन उनकी अच्छी शिष्टाचार और व्यवहार ने उन्हें यह महसूस नहीं कराया कि वह समझने का नाटक कर रहे हैं, बल्कि सीखने के लिए एक तरह की ईमानदार विनम्रता दिखाए। धीरे धीरे सुश्री विनंती खुद को नजरें हटाने में असमर्थ पाईं। क्या ये चौराहा है? क्या मुझे अंदर मुड़ना चाहिए?
नेविगेशन संकेत गंतव्य पर पहुंच रहे हैं, सुनकर आर्यन ने पूछा। ओह, कोई जरूरत नहीं, बस यहीं रुक जाए। सुश्री विनंती होश में आई और जल्दी से कहा। फेरारी सड़क के किनारे रुकी और सुश्री विनंती ने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, मिस्टर आर्यन, आमतौर पर चूंकि आपने मुझे घर छोड़ा है, इसलिए मुझे आपको ऊपर बुलाना चाहिए, लेकिन मेरा प्रेमी आ जा सकता है, इसलिए। आर्यन चौंक गए, फिर बेफिक्री से मुस्कुराए, कोई बात नहीं, भविष्य में बातचीत करने के ज्यादा मौके मिलेंगे। वैसे भी जब तक आप इस्तीफा नहीं देती हैं, मुझे यकीन है कि मैं आपको अपने ग्राहक प्रबंधक के रूप में मानूंगा। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, निश्चिंत रहें, मैं आपकी अच्छी सेवा करूंगा। आर्यन का सीधा वादा सुनकर सुश्री विनंती अपनी उत्तेजना में बोल पड़ी और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनके शब्दों में एक तरह की व्याकरणिक समस्या है। उनका चेहरा लाल हो गया, लेकिन आगे समझाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने कार का दरवाजा खोला और बाहर निकल गईं। रुको, आर्यन ने उन्हें पुकारा, बाहर झुका और कहा, मैं कार से बाहर निकलने के लिए बहुत आलसी हूं, इसलिए क्या आप ट्रंक से अपना उपहार ले सकती हैं? आह, ये सुनैना के जैसा ही बुलेगारी परफ्यूम उपहार सेट है, कृपया इसे ले लीजिए। अन्यथा क्या मेरी तैयारी बर्बाद नहीं हो गई? आर्यन को ये कहते सुनकर सुश्री विनंती मना नहीं कर सकी। वह खुले ट्रंक में गईं और एक बुलेगारी उपहार बैग उठाया। पहले जब सुनैना ने उपहार स्वीकार किया, हालांकि उन्होंने इसे दिखाया नहीं, लेकिन उन्हें यकीन था कि वह थोड़ा निराश हुई होंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत प्रयास किया था और यहां तक कि अपना ऑफ टाइम भी बलिदान कर दिया था। अब उत्तम उपहार बैग को देखते हुए सुश्री विनंती की आंतरिक खुशी स्वाभाविक रूप से बढ़ गई। तो मिस्टर आर्यन, कृपया घर पहुंचने पर जल्दी आराम करें। मैं आपसे बाद में संपर्क करूंगा। आर्यन को अलविदा कहने के बाद सुश्री विनंती अपने आप थोड़ी धुंधली चौराहे पर चली गईं। आर्यन ने उन्हें तब तक देखा जब तक वह पुराने पड़ोस के गेट में नहीं चली गईं। उनका चेहरा विचारशील था। क्या सुश्री विनंती का प्रेमी था? लेकिन ये सामान्य था। ऐसी सुंदरता, अगर वह 25 या 26 साल की उम्र में भी अविवाहित होती तो यह एक मुद्दा होता। सौभाग्य से आर्यन सिर्फ उनके लुक्स से आकर्षित नहीं थे, बल्कि उनकी प्रतिभा और मेहनती रवैये की प्रशंसा करते थे, इसलिए इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इस बारे में सोचने के बाद आर्यन ने अपनी मूल योजना का पालन किया, थोड़ी देर के लिए अपना फोन चलाया और फिर कार शुरू की, मुड़कर चले गए। दोस्तों, अगर आप इस शानदार कहानी के एक्स्ट्रा एपिसोड्स और खास अपडेट्स सुनना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां आपको मिलेगा स्पेशल कंटेंट, नए ट्विस्ट और बहुत कुछ सबसे पहले। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन करें और कहानी का मजा दोगुना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जरूर ज्वाइन करें ताकि आप हमारे अपडेट सबसे पहले पा सकें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी यात्रा में हिस्सा बनें।